अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फाइस ओवर पाई आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मिल सके। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और सनसनीखेज़ कोर्ट कहानी सुनते हैं। मरीज़ अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा भरोसा डॉक्टर यानी अपने मसीहा पर करता है। इंसान का यकीन बड़े मोजज़ाती असरात का हामिल होता है और अगर ये यकीन खुदा की ज़ात पर हो तो फिर सब कुछ मुमकिन है। इस कहानी की तमहीद में मैंने जिस डॉक्टर का जिक्र किया है बल्कि जिसका तारुफ कराया है, इसका नाम उमर हयात था का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब इसकी ज़ात से मेरा वास्ता पड़ा तो वो अपनी उम्र और हयात को भुगता चुका था। इसकी दास्तान तल्ख़ बयां नासिर एंड कंपनी के तवस्सुत से मुझ तक पहुँची थी। नासिर की हैसियत इस केस में मुल्ज़िम की थी और एंड कंपनी से मेरी मुराद इसकी फैमिली, इसके घर वाले हैं। नासिर पर डॉक्टर उमर हयात को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। वो माह फरवरी के इब्तिदाई अय्याम थे। मैं हस्ब मामूल अपने ऑफिस में बैठा अपने पास आने वाले क्लाइंट्स को कानूनी मदद और ताउन बहम पहुंचाने में मसरूफ़ था। शाम रात के गले मिलकर इसके वजूद में फना हो चुकी थी। रात ने अपने स्याह पर फैलाकर हर शे को तारीकी में छुपाने की अपनी फितरी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मौसम मोतदिल था, हालांकि पूरे मुल्क में अच्छी खासी सर्दी पड़ने की खबरें मौसूल हो रही थीं, लेकिन कराची का एक अपना मिजाज और अंदाज है जो मुल्क के दूसरे शहरों से लग्गा नहीं खाता। इस साल की सर्दी को चंद रोज़ा कहा जा सकता था। मैं एक क्लाइंट से फारिग हुआ ही था कि एक जोड़ा मेरे चैम्बर में दाखिल हुआ। मेरे सेक्रेटरी ने इनकी आमद की इतला मुझे पेशगी दे दी थी। वो अपॉइंटमेंट के बगैर आए थे, जिसका मतलब ये था कि वो किसी हंगामी और संगीन नौइयत के मसले से दो चार हैं। अगर रूटीन का कोई मामला होता तो वो यकीनन मुझसे मुलाकात के लिए पेशगी वक्त ले लेते। मैंने अपनी आदत के मुताबिक पेशा वराना मुस्कुराहट से इनका इस्तकबाल किया और इन्हें बैठने को कहा। वो बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात से मियाँ बीवी नज़र आते थे। बादिसाम मेरा अंदाज़ा 100% दुरुस्त साबित हुआ। मर्द की उम्र 55 के करीब दिखाई देती थी। रंगत सांवली और चेहरे पर हल्की दाढ़ी मौजूद थी। वो दराज कामत और मुतनासिब जिस्म का मालिक था। इसके बरक्स औरत गोरी चिट्टी, पस्ता कामत और अच्छी खासी फरवा थी। उसने अपनी आंखों पर नज़र का चश्मा भी लगा रखा था। इसकी उम्र 50 के आसपास रही होगी। रस्मी अलेक सलेक के बाद मैं असल मौजू की तरफ आ गया और बारी बारी इनके चेहरों का जायज़ा लेने लगा। जी फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मर्द ने गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा। वकील साहब, मेरा नाम नसीर शाह है और ये मेरी बीवी फरीदा है। फिर उसने अपने पहलू में बैठी औरत की जानिब देखा और मज़ीद बताने लगा। हम अपने बेटे नासिर महमूद के लिए बेहद परेशान हैं और इसी सिलसिले में आपके पास आए हैं। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। आपके बेटे को क्या हुआ है शाह जी? मैंने कागज़ कलम संभालते हुए गहरी संजीदगी से इस्तफसार किया। नसीर शाह ने दुखी लहजे में बताया। नासिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, पुलिस ने आपके बेटे को किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? नासिर पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसने जवाब दिया। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की। पुलिस ने आपके बेटे पर किस शख्स को कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद किया है? डॉक्टर उमर हयात, वो ठहरे हुए अंदाज में बोला। ये कब का वाक़या है? मैंने तेज़ लहजे में इस्तफसार किया। मेरा मतलब है कि आपके बेटे नासिर को कब गिरफ्तार किया गया है? 2 दिन पहले, 4 फरवरी को, उसने टूटे हुए लहजे में जवाब दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, अगले रोज़ यानी कि 5 फरवरी को इसे अदालत में पेश करके पुलिस ने इसका जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया होगा और इस वक्त वो थाने की हवालात में बंद होगा। जी हाँ, यही सूरत हाल है। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। आपके बेटे को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? मैंने सवाल किया। उसने जवाब दिया, घर से। मैं ज़रा तफसील से ये जानना चाहता हूँ कि आपके बेटे और मकतूल का आपस में क्या ताल्लुक़ था? मैंने नसीर शाह की आंखों में देखते हुए पूछा।
पुलिस के पास गिरफ्तारी का जवाब क्या है? मैंने लम्हाती तवक्कुफ किया, फिर इजाफा करते हुए दरियाफ्त किया, क्या मुलजिम और मकतूल के दरमियान किसी किस्म की कोई दुश्मनी वगैरह थी? ना कोई दुश्मनी और ना ही कोई झगड़ा जनाब, फरीदा ने पहली मर्तबा लबकुशाई करते हुए बताया। मेरा बच्चा नासिर तो बड़ा ही शरीफ और खुश अखलाक है। डॉक्टर उमर हयात तो इसकी बड़ी तारीफ किया करता था। पता नहीं ये अचानक सब कैसे हो गया। एक मिनट, मैंने किता कलामी करते हुए कहा। फरीदा जी, आपकी वजह से तो लगता है कि नासिर का मकतूल डॉक्टर के साथ गहरा ताल्लुक था। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है वकील साहब, फरीदा ने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। नासिर दरअसल डॉक्टर उमर के पास कंपाउंडरी करता था। फरीदा की बात मुकम्मल हुई तो नसीर शाह ने तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए बताया। वकील साहब, नासिर कोई 4 साल से इस क्लिनिक में काम कर रहा था, लेकिन इसकी ज़ात के हवाले से आज तक कोई मामूली सा मनफी वाक़या भी पेश नहीं आया। वो दोनों डॉक्टरों की नज़र में मोतबर और मनपसंद लड़का था। पता नहीं ये बैठे बिठाए क्या हो गया, हम अचानक ही इस मुसीबत में फंस गए हैं। आपने दोनों डॉक्टरों का जिक्र किया है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। क्या इस क्लिनिक पर मकतूल के अलावा कोई और डॉक्टर भी बैठा करता है? नसीर शाह वजाहत करते हुए बोला। वकील साहब, मैंने जिस क्लिनिक की बात की है इसका नाम किश्वर क्लिनिक है और ये दिन रात यानी कि 24 घंटे का क्लिनिक है। दिन में डॉक्टर यावर अब्बास बैठता है, जिसके साथ आसिफ नामी एक लड़का डिस्पेंसर के तौर पर काम करता है, और रात में डॉक्टर उमर हयात नासिर की मदद से क्लिनिक संभालता था। लेकिन वो लम्हे भर के लिए रुका और एक गहरी सांस खारिज की और फिर बोला, डॉक्टर उमर हयात और डॉक्टर यावर अब्बास में बड़ा ही करीबी रिश्ता भी है। मकतूल उमर हयात डॉक्टर यावर का मामू लगता है। मेरा मतलब है कि मामू लगता था। लेकिन हैरत की बात यह है कि दोनों डॉक्टरों की आदत और मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। डॉक्टर यावर अगर रोशन दिन है तो डॉक्टर उमर तारीक रात था। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि वो दोनों एक साथ मिलकर किस तरह क्लिनिक चला रहे थे। मैंने नासिर से कई मरतबा कहा था कि वो दिन की ड्यूटी लगवा ले, फरीदा ने कहा, मगर वो कहता था कि डॉक्टर उमर नहीं मानता, इसे नासिर के साथ ही काम करने में मज़ा आता है। देख लें इस मज़े ने क्या काम दिखाया है। हम तो एक असाब में गिरफ्तार हो गए हैं। वो दोनों बारी बारी मुझे इस केस के पस मंज़र से आगाह कर रहे थे और मैं इनकी बताई हुई तफसील में से अहम पॉइंट्स उठाकर रफ पैड पर नोट करता जा रहा था। आइंदा 1 घंटे में उन्होंने मुझे वो तमाम बातें बता दी जो वो जानते थे। मैंने घुमा फिरा कर इनसे मुख्तलिफ सवालात भी किए। इन मियाँ बीवी से हासिल होने वाली मालूमात को मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मगर इख्तिसार के साथ, ताकि आप इस केस के पस मंज़र से आगाह हो जाएं और आगे बढ़ते हुए आपको कोई उलझन महसूस ना हो। मुलजिम नासिर महमूद का ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास से था और ये फैमिली सिर्फ 4 अफराद पर मुश्तमिल थी। मैंने लोअर मिडिल क्लास के अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि इस ज़माने में इस क्लास का वजूद वाकई कायम था। वक्त गुजरने के साथ साथ सिर्फ 3 क्लासेस यानी लोअर, मिडिल और अपर बाकी रह गई हैं, और इन दिनों तो मिडिल क्लास भी गायब हो गई है। इस दरमियानी क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में से जिन्होंने जैसे तैसे भी सही हाथ पांव मार कर आगे बढ़ने की कोशिश की, वो अपर क्लास में चले गए हैं, और जो मुनासिब अंदाज में हाथ पांव को हरकत नहीं दे सके, महंगाई के तूफान ने उन्हें चुटकियों में मसल कर लोअर क्लास में फेंक दिया है। आजकल हमारे माशरे में सिर्फ 2 ही क्लासेस हैं। एक क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़ी आसानी से एक रोटी 1000 रुपये में भी खरीद सकते हैं, दौलत उनका मसला नहीं है। दूसरी वो क्लास है जिनका हर मसला दौलत की गैर मौजूदगी या कमी से पैदा होता है, और हर गुजरते दिन के साथ अपने वजूद में से दर्जनों मसाइल को जन्म देकर खुद भी जिंदा रहता है। ये बेकस और बेबस लाचार लोग तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला इस तरह कर रहे हैं कि हर रोज़ अपनी रोज़मर्रा की खुराक में से एक निवाला कम करते जा रहे हैं। इस मुकाबलेबाजी का अंजाम फाका कशी है, जल्द या बदेर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जिस माशरे में इंसानों की नज़रों के सामने इंसानियत की तज़लील हो रही हो और इस अमल से कोई फ़र्क भी ना पड़े, वो माशरा बेहिसी की इंतहा को पहुंचकर मफलूज हो जाया करता है।
ملک کی قوموں اور معاشروں کی مجموعی تباہی اور بربادی کے لیے عوام سے نہیں خواص سے باز پرس کی جائے گی، اور ان خواص میں سے صاحب اقتدار اور صاحب اختیار افراد کو ایک دن اس حاکم اعلیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہی اس کا قانون ہے، یہی اس کا دستور ہے۔ وہ آفاقی قانون اور آئین کی خلاف ورزی کو پسند نہیں کرتا۔ فریدہ ایک گھریلو عورت تھی۔ نصیر شاہ سائٹ کے علاقے میں واقع ایک ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا تھا۔ ناصر کی چھوٹی بہن شازیہ ان دنوں گریجویشن کے فائنل میں تھی۔ ناصر نے خود انٹر سائنس کر رکھا تھا۔ انٹر کے امتحانات میں کم نمبر آنے کے سبب وہ میڈیکل کالج میں نہیں جا سکا تھا۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ ناصر شاہ کی بھی معاشی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ وہ بیٹے کو ڈاکٹر بناتا۔ بہرحال دل برداشتہ ہو کر ناصر نے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا اور چند ماہ کی آوارہ گردی کے بعد خط پڑھ کے تیرا آدھی ملاقات ہو گئی کہ مستاق کمپاؤنڈری کو آدھی ڈاکٹری سمجھتے ہوئے وہ ڈسپینسر بن گیا۔ کشور کلینک گلشن اقبال کے گنجان آباد رہائشی علاقے میں واقع تھا۔ ان دنوں ڈے اینڈ نائٹس کلینک کا نیا رواج شروع ہوا تھا۔ کہنے کو یہ 24 گھنٹے کے کلینکس تھے، لیکن یہاں بھی 24 گھنٹے کا مطلب 24 گھنٹے نہیں تھا۔ ان اوقات میں مختلف نوعیت کے وقفے بھی ہوا کرتے تھے، مثلاً وقفہ برائے فلاں اور وقفہ برائے فلاں وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹر یاور عباس کی ڈیوٹی صبح دن 11 بجے سے سپہر 2 بجے تک ہوتی تھی، پھر وقفہ برائے کھانا اور آرام کے لیے ڈاکٹر اپنے گھر چلا جاتا۔ شام کو 6 بجے وہ دوبارہ تشریف لاتا اور پھر رات 11 بجے تک وہ کلینک میں مریضوں کے ساتھ مصروف رہتا تھا۔ اس کی رہائش حسن اسکوائر کے علاقے میں تھی۔ ڈاکٹر عمر حیات یعنی مقتول رات 11 بجے کلینک پہنچتا تھا، پھر وہ صبح 6 یا 7 بجے وہاں سے رخصت ہوتا تھا۔ وہ صبح میں کسی سرکاری اسپتال میں ملازمت کرتا تھا۔ ظاہر ہے دن اور رات کے ابتدائی حصے کی بنسبت رات کے آخری حصے میں مریضوں کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی، لیکن وہ ٹارگٹ کے معاملے میں اپنے بھانجے ڈاکٹر یاور عباس کو ہمیشہ مات دے دیا کرتا تھا، اور اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ ڈاکٹر یاور عباس مزاجاً فطرتاً ہمدرد اور خدا ترس واقع ہوا تھا۔ وہ اپنے پاس آنے والے مریضوں کو 20-30 روپے کی دوا دے کر فارغ کر دیا کرتا تھا، جبکہ اس کے ماموں مقتول عمر حیات کی طبیعت اور فطرت بڑی وکھری ٹائپ کی تھی۔ وہ خاصا موقع پرست، خود غرض اور کاروباری واقع ہوا تھا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ آدھی رات کے بعد کلینک کا رخ وہی لوگ کرتے ہیں جن کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو، یعنی ان کی کوئی مجبوری کھینچ کر انہیں کلینک تک لے آتی تھی۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا وہ اپنا حق سمجھتا تھا۔ وہ بے تکلف دوستوں میں برملا کہا کرتا تھا کہ میں کوئی الو نہیں ہوں جو رات رات بھر جاگ کر گزار دوں۔ بھائی، مریض کی راہ دیکھنے کے لیے مجھے نیند سے لڑنا پڑتا ہے، یہ جنگ میں خواہ تو نہیں کرتا۔ اتنی بڑی تکلیف اٹھانے کے لیے مجھے اور کلینک کو بہت زیادہ فائدہ تو ہونا ہی چاہیے نا۔ چنانچہ وہ مریض بالفاظ دیگر مریض کے لواحقین کی کھال اتارنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ اگر کسی مصیبت زدہ نے اس کے پاس آ کر پیٹ میں درد کی شکایت کر دی تو سمجھیں کہ اس کی جیب کا جنازہ نکل گیا۔ درد معمولی نوعیت کی بد ہضمی کا ہو یا گردے پتے اور اپینڈکس وغیرہ کا، ڈرپ تو لازماً چڑھے گی۔ ایک آدھ دست آ گیا تو ڈرپ اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن ضروری ہوتی ہے۔ اگر سینے میں بھاری پن ہے، چاہے وہ تیزابیت کے باعث ہی کیوں نہ ہو، ای سی جی ضروری ہو گئی۔ ان دنوں ای سی جی اور الٹرا ساؤنڈ مشینیں نئی متعارف ہوئی تھیں۔ میری مراد کلینکس پر متعارف ہونے سے ہے، بڑے اسپتال وغیرہ میں تو وہ پہلے سے استعمال ہو رہی تھیں۔ سونوگرافی کو عام طور پر عورتیں ٹی وی والا ایکس رے کہتی تھیں۔ خوشخبری کی حامل خواتین کی سونوگرافی تو مقتول کے معمول میں شامل تھی۔ الغرض مقتول عمر حیات جب تک کسی مریض کو 200-250 ٹھونک نہ دیتا، اسے چین نہیں ملتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اوسطاً 3-4 مریض دیکھ کر بھی اپنے بھانجے کے 30-40 مریضوں سے ہونے والی آمدنی پر سبقت لے جاتا تھا۔ کیا کہیں جناب، یہ تو اپنے اپنے رواج اور طریقۂ واردات کی بات ہے۔ ان دونوں ڈاکٹروں کے اوصاف و خصائل کا اگر باریک بینی سے جائزہ لیا جاتا تو یہی نتیجہ سامنے آتا تھا کہ وہ الگ الگ دنیاؤں کے باسی ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ مختلف سیاروں کی مخلوق ہونے کے باوجود ایک ہی سیارے پر بسنے کے لیے کیوں مجبور تھے۔
ये भी सुनने में आया था कि यावर अब्बास इन्हीं आदत की बिना पर अपने मामू को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करता था। इसे सब मालूम हो जाता था कि रात को इस क्लिनिक में किस रंग और ढंग में मरीज देखे जाते हैं। अक्सर मरीज जो रात को मकतूल को दिखाकर गए होते थे, दिन में यावर अब्बास से दवा लेने आते थे तो मामू जान की पोल पट्टियाँ खुलकर सामने आ जाती थीं। यावर अब्बास दिल से ख्वाहा था कि वो उमर हयात से अलग हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ये इसके लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि इसकी मम्मी नाहिद का झुकाव अपने भाईजान यानी कि उमर हयात की जानिब था और वो अपनी मम्मी को नाराज़ कर सकता था और न ही उनकी मर्ज़ी से बाहर कदम रख सकता था। लिहाजा वो मामू नामी तल्ख और कड़वा घूंट पीने पर मजबूर था। इन तीन किरदारों की अज़ली मुसल्लस ने हर दौर में बड़े हैरत अंगेज़ और अजीब व गरीब वाक़यात को जन्म दिया है और देखने में अमूमन यही आया है कि इस नौइयत की दास्तानों में मम्मी अपने भाईजान की मोहब्बत से मखलूब और डिक्टेटर भांजा साहब अपनी मम्मी के हुक्म के सामने मजबूर व बेबस और हज़रत मामू की पाँचों दसों घी में, गोया वो इस खेल में किसी शातिर कमांडर का किरदार अदा करता है। इसकी हर चाल अपने फ़ायदे से शुरू होकर अपने फ़ायदे पर ख़त्म होती है। देखने में यही आया कि ऐसी कहानियों का अंजाम बड़ा दर्दनाक और इबरत अंगेज़ होता है। दिन की शिफ्ट में काम करने वाला डिस्पेंसर आसिफ सुबह 10 बजे क्लिनिक पहुंचता था। कमोबेश इसी वक्त स्वीपर भी आता जो क्लिनिक की सफाई वगैरह करता। जब दिन में यावर अब्बास घर चला जाता तो डिस्पेंसर को क्लिनिक ही में मौजूद रहने का हुक्म था। इस दौरान में आने वाले आम नौइयत के मरीजों से वो कह देता कि शाम को 6 बजे के बाद आएं और अगर वाकई कोई इमरजेंसी केस होता तो आसिफ फ़ोन करके यावर अब्बास को बुला लिया करता था। अलबत्ता वो अपनी सहूलत और गुंजाइश देखते हुए कभी कभार घर का चक्कर भी लगा आता था। सच्ची बात तो यह है कि इन औकात में मरीज क्लिनिक का रुख नहीं करते थे और आसिफ उमूमन दरवाजे को लॉक करके अंदर ही सो जाता था। नासिर रात को 10 बजे ड्यूटी पर पहुंचता। 10 से 11 बजे तक दोनों कंपाउंडर्स मिलकर चलते थे। फिर मकतूल उमर हयात की आमद के साथ ही आसिफ की छुट्टी हो जाती। आसिफ पीआईबी कॉलोनी में रहता था। डॉक्टर यावर और आसिफ एक साथ ही क्लिनिक से निकलते थे। ये तमाम मामलात मामूल के मुताबिक चल रहे थे कि 4 फरवरी की सुबह पता चला कि रात की ड्यूटी वाले डॉक्टर उमर हयात को क्लिनिक के अंदर कत्ल कर दिया गया है। मैं यकटुक अपने सामने बैठे इस दुखी जोड़े को देख रहा था, जिनका लख्त जिगर कत्ल के इल्ज़ाम में इस वक्त थाने की हवालात में बंद था। इन्हें यकीन था कि नासिर ने डॉक्टर उमर हयात को कत्ल नहीं किया, पुलिस को गलतफहमी हुई है। उमर हयात के कत्ल से नासिर का दूर दूर का वास्ता नहीं, इसे किसी सोची समझी साजिश के तहत इस केस में उलझाया गया है। नसीर शाह मुझे हालात से आगाही देने के बाद खामोश हुआ तो मैंने इससे सवाल किया, शाह जी, 4 फरवरी को जब आपके बेटे को घर से गिरफ्तार किया गया तो इस वक्त आप घर के अंदर मौजूद थे? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैं इस वक्त अपनी फैक्ट्री में था। फरीदा ने दोपहर के वक्त फैक्ट्री फ़ोन करके मुझे बताया कि पुलिस घर पर आई थी और नासिर को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो सका फैक्ट्री से घर पहुंचा, फिर महल्ले के 1-2 मोतबर अफराद को साथ लेकर थाने पहुंच गया। जब भी मुझे पता चला कि नासिर को डॉक्टर उमर हयात के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। यह है जनाब कुल कहानी। आपने पुलिस वालों से पूछा तो होगा कि नासिर की गिरफ्तारी की वजूहात क्या हैं? मैंने दरियाफ्त किया। मतलब ये कि डॉक्टर के कत्ल के हवाले से इनका शक आपके बेटे ही की तरफ क्यों गया? मैंने इनसे पूछा था, बहुत पूछा था, लेकिन उन्होंने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। नसीर शाह ने रुहासी आवाज़ में बताया, वो बस एक ही बात कह रहे हैं कि जो भी मालूम करना है उधर अदालत से जाकर पूछना। वहाँ थाने में कोई सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा था। मैंने एक गहरी सांस खारिज की। फरीदा ने कहा कि मैं इस वक्त बावर्ची खाने में थी जब पुलिस ने हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया। नासिर अपने कमरे में सो रहा था। वो सुबह क्लिनिक से वापस आकर खूब डटकर नाश्ता करता है, फिर लंबी तान कर सो जाता है। अपने क्लिनिक में भी रात के आखिरी पहर सोने का थोड़ा बहुत मौका तो मिल जाता है, लेकिन इस वक्फे में पुरसुकून और बेफिक्री की नींद सोना मुमकिन नहीं होता। बहरहाल वो लम्हे भर के लिए रुकी और एक गहरी सांस खारिज की और बोली। मैंने दस्तक की तेज़ आवाज़ सुनकर जैसे ही दरवाज़ा खुला
2-3 पुलिस वालों को अपने सामने पाया। इनमें से एक ने मुझसे पूछा कि क्या नासिर इस वक्त घर में है। मैंने बताया कि हाँ, वो सोया हुआ है। इतना सुनना था कि वो तीनों भुर्रा मारकर घर के अंदर दाखिल हुए और आनन फानन में मेरे बेटे को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। उन्होंने तो मुझे ये बताना भी गवारा नहीं किया कि आखिर किस जुर्म की पादाश में वो नासिर को गिरफ्तार कर रहे हैं। वो एक मर्तबा फिर रुकी और ज़ख्मी नज़रों से अपने शौहर की जानिब देखा और बोली, मेरे तो हाथ पाँव ही फूल गए थे। पुलिस के जाने के बाद मैंने नासिर के अब्बा को फैक्ट्री फ़ोन किया। ये आए, थाने गए और वापस आकर बताया कि नासिर को पुलिस ने कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। ठीक है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आप लोगों को इस मामले के बारे में और जो कुछ भी मालूम है वो भी बताएं। वैसे मैं कल किसी वक्त थाने जाकर नासिर महमूद से भी मुलाकात करूंगा। हो सकता है कोई अहम नुक्ता हाथ लग जाए। एक लम्हे के बाद मैंने कहा, नासिर को किस थाने में रखा गया है? नसीर शाह ने मुझे मुतालिका थाने का नाम बताया। फिर दीगर सवालात के जवाबात के सिलसिले में बोला, हमें जो कुछ पता था वो आपको पूरी तफसील से बता दिया है। आप नासिर से ज़रूर मुलाकात करें और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसे इस मुसीबत से निजात दिलाएं। मैं आपकी फ़ीस और दीगर अदालती अखराजात उठाने को तैयार हूँ। मेरी फ़ीस और दीगर अदालती अखराजात तो अपनी जगह हकीकत हैं, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि आपका बेटा इस वक्त अदालती रिमांड पर पुलिस की कस्टडी में है। वो लोग रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद इसे और इस केस के चालान को अदालत में पेश करेंगे। इसके बाद ही कोई चारा जोई की जा सकती है। वकील साहब, फरीदा ने उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखा और बोली, जब पुलिस वाले मेरे बेटे को अदालत में लेकर आएंगे तो आप उसी रोज़ नासिर को रिहा करवा लेंगे? इसकी सादगी बल्कि मासूमियत पर मुझे तरस आया। ये तरस मनफी तासुर का नहीं था। वो बेचारी अदालती झमेलों और कानूनी मुँह शगाफियों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो एक मुकम्मल घरेलू औरत थी और इस सिलसिले में इसकी मालूमात लगभग सिफर के बराबर थीं। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लगता है कि अदालती मामलात से आपका ज़िंदगी में पहली मर्तबा वास्ता पड़ा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो बैक ज़बान होकर बोले, इस नौयत की उस्ताद हम पर पहली बार ही टूटी है। मैंने हर मुमकिन तसल्ली तशफ़ी के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा, यह तजुर्बा आपके लिए कठिन और तल्ख ज़रूर होगा, लेकिन आप हौसला रखें। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरूए कार लाकर आपके बेटे को जल्द से जल्द इस वबाल से निकालने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। उन्होंने यके बाद दीगरे ममनूनियत भरे अंदाज में कहा, हम आपका ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखेंगे। आप इस एहसान को सिर्फ याद रखने ही की बात न करें, मैंने अपने लहजे में ड्रामाई उनसर शामिल करते हुए कहा, बल्कि इसके बदले में मुझ पर भी एहसान करना न भूलिएगा। मैं आपकी बात को समझ नहीं सका हूँ वकील साहब। नसीर शाह ने उलझनज़दा अंदाज से मुझे देखा। हमें आपका ये एहसान किस तरह उतारना होगा? मतलब ये कि आप पर जवाबी एहसान कैसे करना होगा? ऐसे के मैंने अपने बयान में ड्रामाई अंसर को बरकरार रखते हुए कहा कि इस केस के दौरान में किसी भी मरहले पर अगर आपको कोई अहम या गैर अहम बात अचानक याद आ जाए तो आप फ़ौरन मुझसे इसका जिक्र करेंगे। ज़रूर ज़रूर। वो एक मर्तबा फिर बैक ज़बान होकर बोले, फिर इत्मीनान भरी नज़र से मुझे देखने लगे। थोड़ी देर के बाद मैंने इन्हें अपने दफ्तर से रुखसत कर दिया। अगले रोज़ शाम में मुझे ज़रा फुर्सत थी, लिहाजा मैं दफ्तर से फारिग होने के बाद इस थाने की तरफ चला गया जहां इस केस के मुलजिम नासिर महमूद को अदालती रिमांड पर रखा गया था। जब कोई मुलजिम अदालती रिमांड पर पुलिस कस्टडी में होता है तो इससे मुलाकात करना आसान काम साबित नहीं होता, लेकिन मैं इस मुश्किल काम को आसान बनाने के 101 हथकंडों से वाकिफ़ हूँ और गाहे बगाहे अपनी मुख्तलिफ कहानियों में इन हथकंडों का जिक्र भी करता रहता हूँ। मुतालिका थाने का इंचार्ज इस वक्त मौजूद नहीं था। ड्यूटी पर हाजिर एक सब इंस्पेक्टर को मैंने मुख्तलिफ फार्मूलों की मदद से राम किया और अपने होने वाले मुवक्किल नासिर महमूद तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया। वो इस वक्त हवालात की कोठरी में फर्श पर चुपचाप बैठा एक दीवार को घूर रहा था। गुज़िश्ता 3 रोज़ से पुलिस की कस्टडी में था। ज़ाहिर है कि इस अरसे के दौरान पुलिस वालों ने उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया होगा।
मैं उसके करीब पहुंच गया, लेकिन इसकी महवियत में कोई कमी पाके न हुई। इसके तर्ज अमल से तो यही लगता था कि वो वहाँ मेरी मौजूदगी को महसूस नहीं कर सका। वो यकटुक कोठरी की दीवार को तके जा रहा था। मैंने खकार कर उसे अपनी जानिब मुतवज्जा करने की कोशिश की। 3-4 मरतबा ऐसी कोशिश करने के बाद मुझे कामयाबी हुई और उसने गर्दन घुमाकर मेरी जानिब देखा। इसकी आंखों और चेहरे पर पीरानी और मायूसी ने बड़ा कामिल कब्जा जमा रखा था। अपने सामने एक सूटेड बूटेड शख्स को खड़े देखकर उसकी पेशानी पर हैरत आमेज उलझन की लकीरें नमूदार हुईं। इसी लम्हे मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उससे सवाल किया, जवान, क्या तुम बहुत परेशान हो? मेरे इस्तफसार में हमदर्दी और मोहब्बत भरी हुई थी। इसने थाने की हुदूद में कड़कते बरसते गुस्सावर पुलिस वालों को देखा था। इसके वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि इसी फ़ज़ा में कोई उसे ऐसे अपनायत भरे दोस्ताना अंदाज में भी मुखातिब कर सकता है। इसकी आंखों और चेहरे पर बेयकीनी चमक रही थी। आतिशबार माहौल में अगर अचानक रिमझिम होने लगे तो यकीन करने को दिल नहीं मानता। इन लम्हात में नासिर महमूद भी कुछ इसी किस्म की कैफियत से गुजर रहा था। नासिर की उम्र कमोबेश 25 साल रही होगी। इसके बाप की ज़बानी मुझे मालूम हो चुका था कि चंद साल पहले इसने इंटर किया था। मुझे हवालात की आहनी सलाखों के पास खड़े देखकर वो भी कोठरी के फर्श से उठकर खड़ा हो गया था। वो दरमियाने कद और मजबूत काठी का मालिक था। सर के बाल स्याह और घुंघरियाले, आंखें छोटी और रंगत गंदुमी। इसकी शख्सियत और चेहरे की बनावट देखकर जहन में पहला तासुर यही उभरता था कि वो एक बेज़रर इंसान है। मेरे इस्तफसार के जवाब में चंद लम्हात तक तो वो गुमसुम खड़ा मुझे देखता रहा। फिर इसके लबों में थरथराहट पैदा हुई और उसने मुझसे सवाल किया, आप कौन हैं और आपका मेरी परेशानी से क्या मतलब है? मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट है, मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा। मेरा तुम्हारी परेशानी से बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि मैं इस परेशानी को दूर करने के लिए मुकर्रर किया गया हूँ। नसीर शाह ने मुझे तुम्हारा वकील किया है। इसकी आंखों में एक चमक सी पैदा हुई और सांस खारिज करने वाले अंदाज में उसके होंठों से सिर्फ इतना निकला, ओह। मैंने सबसे पहले नहायत ही अहम अमूर को निपटाना ज़रूरी समझा। वकालतनामा और दीगर कानूनी कागजात में अपने साथ लेकर थाने पहुंचा था। मैंने अपने मज़कूरा कागजात पर जहाँ जहाँ मुल्ज़िम के दस्तखत की ज़रूरत थी वो करवाए। इसके हाथ में जब कलम चल रहा था तो मैंने एक बात ख़ास तौर पर नोट की, और वो ये कि मुल्ज़िम नासिर महमूद लेफ्ट हैंडेड था। मैंने मुतज़क्करा बाला तमाम कागजात को समेट कर अपने ब्रीफ केस में रखा और नहायत ही मोतदिल अंदाज में इससे महवे गुफ्तगू हो गया। आइंदा 15-20 मिनट में इसने मुझे बहुत सी बातें बताईं। इनमें ज़्यादातर वही बातें थीं जो अब तक मेरे इल्म में आ चुकी थीं। चंद नई और काबिल गौर बातें भी थीं। मैं सरेदस्त इन अहम अमूर की तफसील में नहीं जाऊँगा। आगे चलकर अदालती कार्रवाई के दौरान में आपको खुद ब खुद आगाही हासिल हो जाएगी। मैं इससे होने वाली इस मुलाकात के इख्तिताम पर जब वहाँ से रुखसत होने लगा तो ये देखकर मुझे इत्मीनान हुआ कि मायूसी और नाउम्मीदी ने नासिर महमूद को खैरबाद कह दिया था। अब वो एक पुरअज़्म और हौसलामंद नौजवान नज़र आ रहा था। रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद पुलिस ने इस केस का चालान अदालत में पेश कर दिया। मैंने अपना वकालतनामा और मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी। इस्तग़ासा की जानिब से जो सरकारी वकील इस केस की पैरवी कर रहा था, इसे मैं अच्छी तरह जानता था। मेरी नज़र में बल्कि अक्सर वकला का ख्याल था कि सहूलत रिज़वी की पेशा वराना शोहरत अच्छी नहीं। ये सहूलत रिज़वी ही इस केस में वकील इस्तग़ासा का किरदार अदा कर रहा था। ये एक हकीकत है कि कत्ल के केस में मुल्ज़िम की ज़मानत आसानी से नहीं होती, बल्कि इसे नामुमकिन की हद तक मुश्किल तसव्वुर किया जाता है। अब ये तो मुमकिन नहीं कि पुलिस के हाथ इतने कमज़ोर हों कि इब्तिदाई पेशी पर ही मुल्ज़िम पर से उसकी गिरफ्त ख़त्म हो जाए। जिन दिनों मुल्ज़िम अदालती रिमांड पर इनके कब्ज़े में होता है, वो इसके खिलाफ एक तगड़ा केस बनाने की कोशिश में रहते हैं, और जब वो अदालत में चालान पेश करते हैं तो इस चालान पर वो खासा फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि यही चालान और इस्तग़ासा इन्हें केस के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करता है। जज की आमद पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ।
میں نے ملزم کی بے گناہی کے حق میں دلائل دیتے ہوئے ضمانت کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا۔ وکیل استغاثہ نے ملزم کی ضمانت کو انتہائی خطرناک قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف دلائل کا پینڈورا باکس کھول دیا۔ اس دوران میں ہمارے درمیان نوک جھونک اور خوب بحث بھی ہوئی۔ اس گرما گرم ڈبیٹ کے نتیجے میں جج نے ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکامات صادر کر دیے۔ قصہ مختصر، میں اپنے موکل کی ضمانت کروانے میں کامیاب نہیں رہا تھا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ نصیر شاہ اور اس کی بیوی فریدہ اگرچہ اس روز کی کارروائی سے زیادہ خوش نہیں تھے، لیکن میں نے قانونی معاملات کی روشنی میں انہیں تسلی، تشفی، دلاسا دے کر رخصت کر دیا۔ آئندہ پیشی 15 دن بعد تھی۔ یہ 2 ہفتے کا وقفہ یا مدت میرے لیے بہت کافی تھی۔ اس دوران میں بھرپور تیاری کر سکتا تھا۔ استغاثہ کی ایک نقل میں نے حاصل کر لی تھی، لہٰذا میں بہتر طور پر سمجھ سکتا تھا کہ استغاثہ کی فیلڈ میں کہاں کہاں گیپ واقع ہے اور مجھے کس کس زاویے پر اسٹروک کھیلنا ہے۔ استغاثہ کے مکمل مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو میری ہدایات پر ہوم ورک کر کے مجھے چند مفید ٹپ فراہم کر سکے۔ بنیادی طور پر یہ کیس زیادہ پھیلا ہوا نہیں تھا، اس کے کردار محدود تھے۔ ایک ڈاکٹر قتل ہو چکا تھا۔ اس کے قتل کے الزام میں ایک ڈسپنسر جیل کی ہوا کھا رہا تھا۔ باقی بچا ڈاکٹر یاور عباس اور دن والا ڈسپنسر آصف علی۔ آصف چونکہ میرے موکل کا ہم پیشہ اور ہم رتبہ تھا، لہٰذا میں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اسے استعمال کر سکتا تھا۔ اس سے زیادہ بہتر آدمی اور کوئی ثابت نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے سلسلے میں ایک ٹیکنیکل قباحت تھی جس کی بنا پر میں اسے ٹچ نہیں کر سکتا تھا، اور وہ قباحت یہ تھی کہ آصف علی کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل تھا۔ اس صورتحال میں اس سے کوئی کام نہیں لے سکتا تھا۔ یقیناً اس سلسلے میں وکیل استغاثہ نے اسے خصوصی ہدایت کر رکھی ہوگی۔ میں نے اگلے روز ناصر کے باپ نصیر شاہ کو اپنے دفتر میں بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو ناصر محمود اور کشور کلینک کے اندرونی اور بیرونی معاملات سے مکمل آگاہی رکھتا ہو۔ میں اس کے ذریعے چند اہم باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے چند لمحات سوچنے کے بعد جواب دیا، ناصر کا ایک بہت ہی قریبی دوست ہے، اس کا نام حامد نواز ہے۔ وہ یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتا ہے۔ وہ پہلے اس کلینک پر کام بھی کر چکا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیا حامد نواز بھی پیشے کے اعتبار سے ایک ڈسپنسر ہے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ دن والے کمپاؤنڈر آصف سے پہلے حامد ہی کشور کلینک پر کام کرتا تھا۔ لگ بھگ 1 سال پہلے ہی اس نے یہاں سے کام چھوڑا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں یہ حامد نواز واقعی کام کا بندہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، حامد نواز نے کشور کلینک سے کام کیوں چھوڑا تھا؟ وہ بتانے لگا، بات دراصل یہ ہے وکیل صاحب کہ حامد کی رہائش کورنگی 3.5 پر ہے۔ گلشن والا کشور کلینک اسے گھر سے بہت دور پڑتا تھا۔ وہ گھر کے قریب ہی کام کی تلاش میں تھا۔ 1 سال پہلے اس کی تلاش کامیاب ہو گئی، ایک چھوڑ اسے 2 نوکریاں مل گئیں۔ صبح کے وقت کورنگی ہی میں واقع ایک اسپتال میں اسے جاب مل گئی، لہٰذا اس نے گلشن والے کلینک کو خیر بات کہہ دیا اور ڈاکٹر عمر حیات اور یاور عباس نے اس کی جگہ آصف علی کو رکھ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد ہی ناصر نے بتایا کہ حامد کو شام میں کورنگی ہی کے ایک ڈاکٹر کے کلینک میں پارٹ ٹائم جاب مل گئی تھی۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ اس کا روزگار گھر کے نزدیک ہی لگ گیا۔ میں نے ناصر شاہ کی زبانی یہ تفصیل پوری توجہ سے سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، کیا آپ حامد کو میرے پاس لا سکتے ہیں؟ میں اس سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ 2 نوکریوں کی وجہ سے اس کے پاس وقت تو بہت کم بچتا ہوگا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کے لیے تھوڑا بہت وقت ضرور نکال لے گا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر پرسوچ انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، مجھے ناصر نے بتایا تھا کہ اسپتال سے اسے ہفتے میں 1 دن کی چھٹی ملتی ہے اور کلینک بھی اتوار کے روز بند رہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ناصر کے لیے وقت نکالنا اس کے لیے مشکل ثابت نہیں ہوگا۔
میں نے کہا کہ 2 روز کے بعد اتوار ہے، لیکن اتوار کے دن نہ تو عدالت کھلتی ہے اور نہ ہی میں اپنے آفس آتا ہوں۔ حامد کا کلینک رات میں شروع ہوتا ہے۔ وہ دوپہر کے بعد عدالت میں یا پھر سپہر کے وقت میرے دفتر آ کر مجھ سے ملاقات کر سکتا ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، ٹھیک ہے جناب، میں پوری کوشش کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے نصیر شاہ کو ضروری ہدایات کے ساتھ اپنے دفتر سے رخصت کر دیا۔ وہ پہلے کی بنسبت خاصا پرسکون اور مطمئن دکھائی دیتا تھا۔ حامد نواز ایک دراز قامت اور دبلا پتلا شخص تھا۔ اس کی عمر 25 اور 30 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ چہرہ لمبوترا، رنگت سانولی اور بالوں کا اسٹائل ایک معروف فلمی چاکلیٹی ہیرو کے مانند۔ وہ فطری طور پر ایک کمگو شخص تھا۔ اپنی طرف سے اسے کچھ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ جتنا پوچھو اس کا جواب دے دیتا تھا۔ نصیر شاہ کی درخواست پر وہ مجھ سے ملنے آ گیا تھا۔ میں نے اس کی فطرت اور مزاج کے مطابق نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں صورتحال اور اپنی ضرورت سے اسے آگاہ کیا۔ اس نے توجہ سے میری بات سنی اور گہری سنجیدگی سے بولا، وکیل صاحب، میں نے ناصر کے ساتھ اس کلینک میں ایک عرصے تک کام کیا ہے۔ اگرچہ ہماری ڈیوٹی الگ الگ شفٹ میں تھی، لیکن 1 آدھ گھنٹہ ہمیں ایک ساتھ کام کرنے کا بھی موقع مل جاتا تھا۔ جو کام آپ نے مجھے بتایا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ میں آسانی سے کر لوں گا۔ میں نے اس علاقے میں کافی وقت گزارا ہے۔ کلینک کے آس پاس کی دکانوں والے مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ چند ایک سے تو میری دوستی بھی ہے۔ اگر میں اس طرح ناصر محمود کے کام آ سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ حامد نواز نے میرے کئی سوالوں کے جواب میں میری تسلی کرتے ہوئے کہا، بہرحال حامد نواز کی سنجیدگی اور رویے سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ میرے کام کا بندہ ہے۔ میں اسے جو بھی مشن دوں گا وہ اس میں سرخرو ہو کر دکھائے گا۔ میں نے آئندہ آدھے گھنٹے میں اسے مختلف ہدایات دیں اور مطمئن ہونے کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو میں نے پوچھ لیا، ہماری آئندہ ملاقات کب ہو رہی ہے؟ میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد آپ کی طرف چکر لگاؤں گا۔ کسی خوشخبری کے ساتھ نہ؟ میں نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ بالکل، وہ قطعیت سے بولا، وکیل صاحب، آپ نے جو ذمہ داری مجھے سونپی ہے میں اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے پاس سپہر کا وقت فارغ ہوتا ہے۔ اسی دوران میں کشور کلینک کا چکر لگاؤں گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، کلینک والے علاقے میں 2-4 دکانداروں سے میری اچھی دعا سلام ہے۔ میں انہی لوگوں کو ٹارگٹ بناؤں گا۔ ان کی دکانیں کلینک کے آس پاس ہیں یا پھر بالکل سامنے ہیں۔ کلینک میں داخل ہونے والے ہر بندے پر ان کی نظر رہتی ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ کلینک کے اندر پیش آنے والے اکثر واقعات کی آگاہی رکھتے ہیں۔ آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ کلینک کے اندر پیش آنے والے واقعات کی آگاہی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، ڈاکٹر عمر حیات کا قتل بھی کلینک کے اندر ہی ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نکتہ بڑا اہم ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے حامد نواز کی جانب دیکھا اور حتمی لہجے میں کہا، آپ بسم اللہ کر کے اس کام کا آغاز کریں۔ مجھے امید ہے کہ ہماری آئندہ ملاقات کسی خوشخبری کے ساتھ ہوگی، انشاءاللہ، اس نے وضوح بھرے لہجے میں کہا اور پھر مجھے سلام کر کے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ حامد نواز کے جانے کے بعد میں اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے لگا۔ نصیر شاہ کی زبانی جو معلومات مجھ تک پہنچی تھیں ان میں زیادہ دم نہیں تھا، البتہ ملزم ناصر محمود نے چند نہایت ہی اہم انکشافات کیے تھے۔ اور اب یہ حامد نواز، میں نے حامد نواز کی باتوں سے محسوس کیا کہ وہ ناصر کا سچا ہمدرد ہے، لہٰذا اس سلسلے میں وہ جو بھی کوشش کرتا اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس حوالے سے میں بڑا پرامید تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں بتاتا چلوں۔ اس رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر عمر حیات کی موت 4 فروری کی صبح 8 اور 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ رپورٹ میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ جب مقتول کا گلا دبایا گیا تو وہ حالت نیند میں تھا، گہری نیند میں۔ اس گہری نیند کی تشریح بھی کی گئی تھی۔ ڈاکٹر کے معدے سے حاصل ہونے والے شواہد اور مختلف نمونوں کے لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ مقتول ڈاکٹر نے وادی نیند میں قدم رکھنے سے قبل کوئی نشہ آور دوا استعمال کی تھی یا اس کی بے خبری میں اسے ایسی کوئی شے کھلا دی گئی تھی
डॉक्टर उमर हयात की मौत चूँकि सांस मुनक़ते होने के बाइस वाक़ हुई थी और शवाहिद से पता चला था कि गला दबाकर इसे मौत के घाट उतारा गया था, लिहाजा इसकी गर्दन का बड़ी बारीक बीनी से मुआयना किया गया था। इसी मुआयने के दौरान में ये बात वाज़ेह हो गई थी। 2 मजबूत हाथों ने हालत नींद में डॉक्टर उमर हयात की गर्दन दबाकर इसका किस्सा पाक कर दिया था। गले के मुख्तलिफ हिस्सों पर उंगलियों के मखसूस दबाव के आसार मिले थे। इसी जेल में एक चौंका देने वाली और अहम बात का भी इंकशाफ हुआ था, और वो ये कि कातिल ने अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियों में अंगूठियां वगैरह पहन रखी थीं। इन अंगूठियों के ज़ेरी छल्लों का मखसूस दबाव छुपा नहीं रह सका था। उंगलियों के दबाव में इसे नुमायां हैसियत हासिल थी। अगली पेशी में अभी चंद रोज़ बाकी थे। 3 दिन के बाद हामिद नवाज अदालत में आकर मुझसे मिला। वो सिटी कोर्ट में पूछता पाछता मुझ तक पहुँच ही गया था। मैं उसके चमकते हुए चेहरे को देखते ही समझ गया था कि वो कोई मुफीद और अहम खबर लाया है। मुलाकात पर उसने मेरे अंदाज की तस्दीक कर दी। उसने मेरी मतलूबा तमाम मालूमात हासिल कर ली थीं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, और जब वो जाने लगा तो मैंने पूछा, हामिद, तुमने नासिर महमूद की खातिर बहुत बड़ा काम किया है, जिससे साबित होता है कि तुम उसके सच्चे दोस्त हो। क्या तुम इस केस की अदालती कार्रवाई देखने आया करोगे? वकील साहब, अदालती कार्रवाई अमूमन दिन के पहले हिस्से में होती है। वो गहरी संजीदगी से बोला, और मैं इस वक्त अस्पताल में होता हूँ। अलबत्ता अगर कोई ऐसी तारीख पड़ गई कि जिस रोज़ अस्पताल से मेरा ऑफ हुआ तो मैं ज़रूर अदालत में आऊँगा। तुम गाहे बगाहे मुझसे राब्ते में रहना, मैंने मशवरा देने वाले अंदाज में कहा। इस तरह तुम्हें मुख्तलिफ तारीखों और अदालती कार्रवाइयों की खबर रहेगी। इस दौरान में अगर वाकई कोई ऐसी पेशी पड़ गई कि तुम्हें आने में कोई दुश्वारी महसूस न हुई तो अच्छी बात है। ठीक है वकील साहब, वो तायदी अंदाज में बोला, मैं आपसे टच में रहूँगा। मैंने उसे चंद अहम हिदायत दी और रुखसत कर दिया। आइंदा पेशी पर अदालत की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ हुआ। जज ने फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इसके बाद इस्तग़ासा के गवाहों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले मकतूल का भांजा डॉक्टर यावर अब्बास गवाही के लिए कटहरे में आया। डॉक्टर यावर की उम्र 30-32 साल रही होगी। वो एक धान पान और नर्म नाजुक सा शख्स था। रंगत गोरी, कद दरमियाना और चेहरा क्लीन शेव। इसकी शादी अभी 1-2 साल पहले ही हुई थी। खदोखाल और चेहरे मोहरे से वो एक शरीफुन नफ्स और हमदर्द इंसान नज़र आता था। इस पर इसका पेशा भी ऐसा था कि ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई थी। डॉक्टर यावर अब्बास ने रवायती अंदाज में MBBS नहीं किया था, बल्कि डॉक्टरी की तालीम के लिए बैरून मुल्क चला गया था। वो वियना, ऑस्ट्रेलिया से MD की डिग्री लेकर वापस आया था, और यहाँ कराची में अपने मामू मकतूल डॉक्टर उमर हयात के साथ मिलकर उसने किशोर क्लिनिक खोला था। इसके बिलक्स मकतूल उमर हयात ने अपने ही मुल्क के एक मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रखा था। वो उम्र और तजुर्बे में अपने भांजे से खासा सीनियर था, और सुबह के वक्त एक अस्पताल में भी जाता था। सच और हकीकत क्या है, इस बहस में पड़े बगैर ये देखने में आया है कि पाकिस्तान में MBBS के सामने MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री को कोई अहमियत नहीं दी जाती। डॉक्टर यावर अब्बास ने सच बोलने का हलफ उठाया। इसके बाद अपना मुख्तसर सा बयान रिकॉर्ड करा दिया। वकील इस्तग़ासा जज से इजाज़त हासिल करने के बाद जिरा के लिए विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। उसने डॉक्टर के चेहरे की जानिब देखते हुए संजीदा लहजे में कहा, डॉक्टर साहब, मुझे आपके मामू जान की नागहानी मौत का दिली सदमा है, और मैं आपके दुख दर्द में बराबर का शरीक हूँ, लेकिन ये अदालती कार्रवाई भी ज़रूरी है। कोई बात नहीं, आप अपना काम शुरू करें, डॉक्टर यावर ने थके हुए लहजे में कहा। जो होना था वो तो हो चुका। बहरहाल आपकी हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। सौलत रिजवी ने अपने तई बड़े ताज़ियती अंदाज में जिरा का आगाज़ किया था। वो इस अजीम सानहे पर अपने रंजो गम का इजहार करना चाहता था, लेकिन गवाह ने इसके जज्बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। इन लम्हात में यूँ महसूस हो रहा था कि यावर अब्बास के नहीं, बल्कि सौलत रिजवी के मामू का कत्ल हुआ था। सौलत रंजीदा और यावर किसी हद तक बेजार दिखाई देता था। वकील इस्तग़ासा ने जिरा के सिलसिले को दराज करते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, मुलजिम रात की शिफ्ट में मकतूल के साथ काम करता था। आप रात 11 बजे इन दोनों को छोड़कर क्लिनिक से घर चले जाया करते थे।
मकतूल अक्सर व बेशतर आपसे बातचीत के दौरान में मुलजिम की शिकायत करता रहता था। वो मुलजिम की गंदी आदत से बड़ा नाला था। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? नहीं, मामू को वाकई एक ख़ास हवाले से मुलजिम से शिकायत रहती थी, यावर अब्बास ने सरसरी अंदाज में जवाब दिया। और इसी ख़ास हवाले ने बकुआ के रोज़ भी नहायत ही अहम किरदार अदा किया था। वकील इस्तग़ासा ने चुभते हुए लहजे में इस्तफ़सार किया। जी हाँ, गवाह ने मुख्तसर सा जवाब देने पर इक्तफ़ा किया। मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि सौलत रिजवी किस ख़ास हवाले की जानिब इशारा कर रहा था। शायद मैं इसका जिक्र करना भूल गया हूँ। नासिर की ज़ात के ताल्लुक से किशोर क्लिनिक में एक तासुर ये भी पाया जाता था कि वो रकम की खुर्द पुर्द में मुलविस पाया गया था। रात वाले केस में अमूमन गड़बड़ हो जाया करती थी और इस्तग़ासा ने अदालत में जो चालान पेश किया था उसके मुंदरजात में एक अहम नुक्ता ये भी था कि इस रोज़ सारा केस ही गायब हो गया था। इस्तग़ासा के ख़याल में ये कारनामा भी मुलजिम ही ने अंजाम दिया था। वकील इस्तग़ासा ने अगला सवाल किया। डॉक्टर साहब, आपके मामू के कत्ल के वक्त क्लिनिक में कितना कैश मौजूद था? मैं बिल्कुल दुरुस्त फिगर्स तो नहीं बता सकता, गवाह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 4,500 तो होंगे। क्या ये सही है कि बकुआ से चंद रोज़ पहले मकतूल ने कैश ही के सिलसिले में मुलजिम को खासी खरी खरी सुनाई थी? वकील इस्तग़ासा ने अपना मकसद हासिल करने के लिए एक ख़ास ज़ाविये से कुरेद जारी रखी। जी, ये सही है, यावर अब्बास ने इस्बात में गर्दन हिलाई। वकील इस्तग़ासा ने कहा, और मकतूल ने मुलजिम को यहाँ तक वार्निंग दे दी थी कि अगर आइंदा उसने ऐसी हरकत की तो उसकी छुट्टी कर दी जाएगी। हाँ, ऐसी बात हुई थी। और इस वाक़ये के चंद रोज़ बाद ही डॉक्टर उमर हयात को क्लिनिक के अंदर इस तरह कत्ल कर दिया गया कि सारा कैश भी गायब था। वकील इस्तग़ासा ने ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। मैं गलत नहीं कह रहा ना? नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, यावर अब्बास ने जवाब दिया। वकील इस्तग़ासा सौलत रिजवी ने मायना खेज़ नज़र से मेरी जानिब देखा और मज़ीद 2-4 सरसरी सवालात के बाद जिरा ख़त्म कर दी। आपका ज़हन इस बात पर यकीनन उलझ रहा होगा कि यह अचानक की रकम की खुर्द-बुर्द का सिलसिला कहाँ से निकल आया। डॉक्टर उमर हयात को नासिर महमूद से क्या शिकायत पैदा हो गई थी? वो तो नासिर की कारकर्दगी और ईमानदारी से बहुत मुतासिर था, फिर इसकी नीयत पर ये कैसा शक? आपके जहन में उभरने वाले ये तमाम तर सवालात अपनी जगह दुरुस्त हैं। ये अपनी जगह हल्का फुल्का वजूद तो रखते हैं, लेकिन हकीकत से इनका दूर का भी वास्ता नहीं है। यानी मेरा मुवक्किल ना तो चोर था और ना ही रकम की किसी खुर्द पुर्द में मुलविस रहा था। जब ये इशू मेरे सामने आया तो मैंने इस्तग़ासा में दर्ज इस अहम नुक्ते के बारे में मुलजिम नासिर महमूद से मुत्तई सवालात भी किए थे और उसने मुझे इत्मीनान दिला दिया था कि इस नौइयत के किसी जुर्म में उसका हाथ नहीं रहा। इसके साथ ही ये भी हकीकत थी कि रकम में गड़बड़ तो हो रही थी। मैंने मुलजिम से पूछा कि जब वो इस मामले का जिम्मेदार नहीं तो फिर ये किसका कारनामा हो सकता है? उसने चंद लम्हे सोचने के बाद जवाब दिया था, मैंने चूँकि अपनी आंखों से देखा नहीं इसलिए दावे और वसूख से कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता मुझे डॉक्टर उमर हयात पर शक है। रात भर क्लिनिक में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं होता था। अगर मैं चोर नहीं हूँ तो फिर यह हरकत डॉक्टर साहब की ही हो सकती है। कोई मरीज़ तो ऐसा करने से रहा। डॉक्टर उमर हयात जिस फितरत और तबीयत का मालिक था, इससे कुछ भी बैद नहीं था। ऐसे लोग ओछे हथकंडों और कमीनी हरकतों का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मुझे अपने मुवक्किल पर पूरा भरोसा था कि उसने मुझसे गलत बयानी नहीं की थी, लिहाजा मेरा यह फ़र्ज़ बनता था कि इसे इस मुसीबत से बाहर निकालूं। अपनी बारी पर मैं विटनेस बॉक्स के करीब पहुंचा, फिर यावर अब्बास को उसके पेशेवराना टाइटल से मुखातिब करते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जनाब, वो मोतदिल लहजे में बोला। मैंने इसकी तवक्को और अदालत की रवायत के ख़िलाफ़ सवालात से अपनी जिरा का आगाज़ करते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, आपने पाकिस्तान के बजाय वियना से डॉक्टर बनना क्यों पसंद किया? क्या इसकी कोई ख़ास वजह थी? हाँ, थी एक ख़ास वजह, वो उकताए हुए लहजे में बोला, और इस वजह का नाम है मजबूरी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मैं पूछे बिना न रह सका। वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला, इंटर साइंस के बाद मैंने कराची बल्कि पाकिस्तान के तमाम मेडिकल कॉलेजों में ट्राई किया,
लेकिन मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे, लिहाजा मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। इसके बाद बैरून मुल्क तालीम के बारे में सोचा जाने लगा। इतना बताने के बाद वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, गहरी सांस खारिज की और फिर बोला, इस मकसद के हुसूल के लिए मेरे सामने 3 ममालिक थे, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की। मैंने तीनों जगह किस्मत आजमाई और इसी किस्मत की बदौलत मैं मेलबर्न या इस्तांबुल न जा सका। मेरा मुकद्दर मुझे ऑस्ट्रेलिया के शहर वियना ले गया, जहाँ से मैंने डॉक्टरी पढ़ी और एमडी की डिग्री लेकर वतन वापस आ गया। यावर अब्बास बहुत ही साफ सादा मिजाज और अपने मकतूल मामू की जिद था। मैंने चिराग के ज़ाविये को दूसरी जानिब घुमाते हुए ज़ेर समात केस पर रोशनी डालना शुरू कर दी। मेरा ये अंदाज़ वकील इस्तग़ासा को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मुझे उसकी कतन कोई परवाह नहीं थी। डॉक्टर साहब, आप दिन और रात के पहले हिस्से में क्लिनिक पर बैठते थे। क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को ये बताना पसंद करेंगे कि अमूमन इस अरसे के दौरान में आप कितने मरीज़ देख लिया करते थे? मैं दुरुस्त तादाद तो नहीं बता सकता, क्योंकि सुना है कि मौत, मरीज़ और गाहक का कोई वक्त और भरोसा नहीं होता। यावर अब्बास ने गहरी संजीदगी से बताया, वैसे औसतन मैं 40-45 पेशेंट देख लेता हूँ। 40-45? मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, ये कोई हौसला अफजा तादाद नहीं। इससे 2 बातों का पता चलता है। मैंने ड्रामाई अंदाज में लम्हाती तवक्कुफ किया और फिर कहा, नंबर 1, जिस इलाके में आपका क्लिनिक है वहाँ के लोगों को अमूमन डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। नंबर 2, अगर पहली बात दुरुस्त नहीं तो फिर ये कहना चाहिए कि आपका क्लिनिक ज़्यादा चल नहीं रहा। इतने वक्त में तो दूसरे डॉक्टर 100, 125 या 150 मरीज़ों को भुगताया करते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। आपकी बयान करदा दूसरी वजह ही सही है, यानी कि हमारा क्लिनिक इस भरपूर अंदाज में नहीं चल रहा जैसा कि तवक्को की जा सकती है। मैंने ठहरे हुए लहजे में पूछा, मुझे पता चला है कि आप एक हमदर्द और नेक नीयत इंसान हैं। खामखा मरीज़ों को उल्टे सीधे चक्करों में नहीं डालते, ना तो गैर ज़रूरी टेस्ट वगैरह लिख कर देते हैं और ना ही बाहर से दवा लेने पर जोर देते हैं। आप मुस्तहिक और नादार मरीज़ों को मुफ्त दवा भी दे देते हैं और कम आमदनी वाले अफराद को 20-30 में दवा देकर इनकी दुआएं लेते हैं। मैं ये तमीद एक ख़ास मकसद की खातिर बांध रहा था। अगर आप ज़हीन हैं तो यकीनन मेरे मकसद तक रसाई हासिल कर चुके होंगे। डॉक्टर यावर अब्बास ने मेरी वजाहती तारीफ़ के जवाब में नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में कहा, वकील साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा, खिदमत खल्क के इस जज्बे के साथ क्लिनिक करते हुए आपकी आमदनी में वो खातिर-खा इजाफा नहीं हो पा रहा होगा जो कि अमूमन देखने में आता है। क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को ये बताना पसंद फरमाएंगे कि आपकी रोज़ाना औसतन आमदनी कितनी हो जाती होगी? मैं सिर्फ आपकी शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तग़ासा ने बाआवाज़ बुलंद अपनी मौजूदगी का पहली मर्तबा एहसास दिलाया। इस अदालत में डॉक्टर उमर हयात मर्डर केस की समाअत हो रही है। ये कोई इनकम टैक्स का मामला नहीं है। मेरे फाजिल दोस्त पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। वो लम्हे भर को सांस दुरुस्त करने के लिए रुका और फिर बोला, मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत से इस्तदा करता हूँ कि वकील सफाई को ऐसी हरकतों से फ़ौरन रोका जाए ताकि अदालत के कीमती वक्त का ज़िया न हो। जज ने मेरी जानिब देखा और गहरी संजीदगी से पूछा, बेग साहब, आपकी मौजूदा जिरा का ज़ेर समाअत केस से कोई ताल्लुक़ बनता है? बहुत गहरा ताल्लुक़ बनता है योर ऑनर। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। सहूलत रिजवी बिफरे हुए लहजे में बोला, जनाब आली, वकील सफाई से पूछा जाए कि डॉक्टर उमर हयात के कत्ल का डॉक्टर यावर अब्बास की रोज़ाना आमदनी से क्या ताल्लुक़ बनता है? जज ने सवालिया नज़र से मुझे देखा और कहा, बेग साहब, आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? मैंने कहा, जनाब आली, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मेरी इस जरा का ज़ेर समाअत केस से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मैं अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ, लेकिन सरेदस्त में ये ताल्लुक़ बैक जुंबिशे ज़बां बयान नहीं कर सकता। इससे बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा होने का एहतमाल है, लेकिन मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत को यकीन दिलाता हूँ कि अदालती कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी सूरत हाल वाज़ेह होती जाएगी। बड़ा खूबसूरत बहाना है, सहूलत रिजवी ने तंज़िया लहजे में कहा। मैंने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया,
ये बहाना नहीं बल्कि मसलियत है मेरे फाजिल दोस्त। वो मुझे मानदाना नज़रों से घूरने लगा। मैंने जज से मुखातिब होते हुए कहा, जनाब अली, एक असलन नस्लन आम खाने के बाद जब ये तबसरा किया जाए कि ये तो बहुत ही खुश जायका और मीठा आम है, तो बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि सवाल पैदा होता है कि इस आम के खुश जायका और शीरी होने की क्या वजूहात हैं। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ किया। हाज़रीन अदालत पर एक दायराना निगाह डाली और वकील इस्तग़ासा की तंज़िया नज़र से देखा। एक गहरी सांस खारिज की और दोबारा जज की तरफ मुतवज्जा हुआ। जनाब अली, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, यह अदालत का कमरा है और यहाँ कत्ल के एक केस की समाअत हो रही है। ये आम के आम और गुठलियों के दाम वाला खेल नहीं है, और न ही ये कहकर जान छुड़ाई जा सकती है कि आम खाएं, पेड़ न गिनें। मैंने थोड़ा तवक्कुफ़ किया और फिर मैंने रुए सुखन फिटनेस बॉक्स में खड़े डॉक्टर यावर अब्बास की तरफ मोड़ा और इस्तफसारिया अंदाज में कहा, डॉक्टर साहब, जब कोई मरीज़ आपके पास आकर ये कहता है कि वो पिछले 2 माह से बीमार है, मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज कर लिए लेकिन खातिर खा इफाका नहीं हुआ, तो आप तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं और अपनी भरपूर तवज्जो इस मरीज़ पर मरकूज़ कर देते हैं। ऐसा होता है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, यावर अब्बास ने तस्दीक कर दी। मैंने कहा कि फिर आप रूटीन से हटकर मरीज़ का ट्रायल करते हैं और इसकी बीमारी की वजूहात तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर यावर ने इस बात में गर्दन हिलाई और बताया, इस किस्म की सूरत हाल में हमें मरीज़ का ब्लड और यूरिन टेस्ट करवाना पड़ता है। ज़रूरत पड़े तो एक्सरे वगैरह भी लिख कर देते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि रूट कॉज मरीज़ की जड़ तक पहुंचा जाए। मैं भी तो यही कोशिश कर रहा हूँ जनाब अली, मैंने रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए कहा। डॉक्टर यावर से इनकी रोज़ाना आमदनी पूछने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। दरअसल मेरे ये तमाम तर इस्तफसारात कड़ी दर कड़ी आपस में मरबूत हैं और इस केस की जड़ यानी कि रूट कॉज तक पहुँचाने का ज़रिया हैं। वैसे अगर मैंने दानिस्तान बात अधूरी छोड़ी, गर्दन घुमाकर इस्तग़ासा के गवाह डॉक्टर यावर की तरफ देखा और सरसरी अंदाज में कहा, डॉक्टर साहब को मेरे इन सवालात पर एतराज़ हो तो मैं मौज़ूए इस्तफसार को तब्दील करने के लिए तैयार हूँ। जज ने सवालिया नज़र से इस्तग़ासा के गवाह को देखा। डॉक्टर यावर ने मुतदिल अंदाज में कहा, मुझे इस सिलसिले में कोई एतराज़ नहीं है। बेग साहब प्लीज़ प्रोसीड, जज ने हतमी लहजे में कहा। मैंने फातिहाना अंदाज में सौलत रिजवी को देखा, फिर इस्तग़ासा के गवाह की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो मेरी ही जानिब देख रहा था। जिरा का सिलसिला जहाँ से टूटा था, मैंने इसे वहीं से जोड़ते हुए डॉक्टर यावर अब्बास से पूछा, जी डॉक्टर साहब, आपकी रोज़ाना औसतन आमदनी कितनी है? लगभग 2000 रुपये, उसने जवाब दिया। और रात वाली शिफ्ट में मकतूल कितना कमा लेता था? अब मैंने अपने सवालात में ख़ास नौइयत की कुरैत भी शामिल कर ली थी। यही कोई 2-2.5 हज़ार, उसने सादा से लहजे में बताया। आप दिन में 2 मरतबा क्लिनिक पर बैठते हैं और आपकी बैठक का मजमूई वक्त 8 घंटे बनता है, जिसमें आपकी आमदनी कमोबेश 2000 रुपये बनती है। मैंने अपने जाल को रफ्ता रफ्ता समेटते हुए कहा, जबकि मकतूल भी कमोबेश इतने घंटे ही क्लिनिक को देता था, यानी रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक, और उसकी आमदनी आपसे कुछ ज़्यादा ही होती थी। इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि मकतूल रात में लगभग 60 मरीज़ भुगता देता होगा। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैंने पूछा, फिर कैसी बात है डॉक्टर साहब? रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक मरीज़ों का तनासुब बहुत कम रहता था और उनकी तादाद न होने के बराबर थी। गवाह ने मेरे सवाल के जवाब में वजाहत की, यही कोई 4 से 5 मरीज़। ओह, मैंने हैरत भरे अंदाज में सांस खारिज की और ख़ुद कलामी के से लहजे में कहा, 4 से 5 मरीज़ और 2500 रुपये, गोया फ़ी मरीज़ औसतन 500 रुपये चार्जिंग। मैं खुद कलामी को छोड़कर दोबारा गवाह की तरफ मुतवज्जा हो गया और उससे पूछा, डॉक्टर साहब, क्या रात के वक्त आपकी क्लिनिक पर गोलियां, कैप्सूल और इंजेक्शन वगैरह कोई ख़ास किस्म के इस्तेमाल होते हैं, या वही दिन वाली डिस्पेंसरी ही इस्तेमाल की जाती है? डिस्पेंसरी तो एक ही है जनाब, बोल झंझता लहजे में बोला, और रात में भी मरीज़ों को वही दवाएं दी जाती हैं जो मैं दिन में देता हूँ। इसका मतलब है कि रात में किसी मुसीबत के हाथों मजबूर होकर जो लोग आपकी क्लिनिक में आते हैं,
इन्हें आप मरीज नहीं बल्कि एक मुर्गा तस्वुर करते हैं और इन्हें इन्ना लिल्लाह करने में आप एक लम्हे की ताख़ीर मुनासिब नहीं समझते। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली और फिर कहा, उसूली तौर पर मुझे ये सवाल तो रात की शिफ्ट वाले डॉक्टर उमर हैत से पूछना चाहिए था, मगर इनसे कोई सवाल करने के लिए इनके पास ही जाना पड़ेगा। अगर मैंने जान पर खेलकर ऐसी हिम्मत का इरादा कर भी लिया तो ज़ेर समाअत केस लटक जाएगा। इस केस के लटकने का मतलब है कि मेरा मौक्किल इस मुल्क, इस शहर का एक अमन पसंद और शरीफ नफ्स शहरी भी लटक जाएगा। लिहाजा मैं ये सवाल आप ही से पूछने पर मजबूर हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर ग्यावर अब्बास ने खकार कर गला साफ किया और कहने लगा, वकील साहब, बात दरअसल ये है कि मरीज मरीज ही होता है। इसे मुर्गा कहना या समझना मुनासिब बात नहीं। अलबत्ता जहाँ तक ज़्यादा चार्जिंग का ताल्लुक है तो मैं इसका एतराफ़ करता हूँ, मामू कुछ ज़्यादा ही चार्ज किया करते थे। इस सिलसिले में मेरी कई मरतबा इनसे बात भी हुई थी। उसने बड़ी सफाई से अपने मकतूल मामू को कवर देने की कोशिश की थी। ये इसकी वज़ेदारी और दूर अंदेशी भी थी, लेकिन मैं इतनी आसानी से इसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। मैंने कदम कदम अपनी मंजिल की जानिब बढ़ते हुए कहा, आपने मकतूल से यकीनन बात की होगी, लेकिन इसका कोई मुस्बित नतीजा बरामद नहीं हुआ था। आपका मामू अपनी रविश तब्दील करने के लिए आमादा नज़र नहीं आता था। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? आप बड़ी हद तक सही कह रहे हैं, उसने डिप्लोमेटिक जवाब दिया। मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। अक्सर मरीज जो रात में मकतूल को दिखाकर गए होते थे, जब वो दिन में आपके पास आते तो वो चार्जिंग के मामले में मकतूल की शिकायत भी करते थे, बाज़ दबे अल्फाज में और बाज़ खुल्लम खुल्ला नाराज़गी का इजहार करते थे। लेकिन मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा और फिर इजाफा करते हुए कहा, लेकिन आप अपनी वालदा की वजह से मजबूर थे। आपकी वालदा मोहतरमा नाहिद साहिबा अपने भाई यानी कि आपके मामू की जा और बेजा दोनों नोयत की हिमायत करती हैं और आप अपनी वालदा की बहुत मानते हैं। लिहाजा मकतूल के सिलसिले में आपको बहुत से तल्ख और कड़वे घूंट भी उतारने पड़ते थे। और प्लीज़, डॉक्टर ग्यावर ने मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया, मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता, आप और कोई सवाल करें। इट्स ओके, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा और फिर पूछा, डॉक्टर साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि 25 मार्च को रात यानी बकुआ से लगभग 10 दिन पहले आपकी क्लिनिक पर एक मरीज़ लाया गया था? मकतूल की तशख़ीस के मुताबिक इस मरीज़ को गुर्दे का दर्द था। अगर मुझे हासिल होने वाले हक़ाइक़ में कोई गड़बड़ नहीं तो मज़कूरा मरीज़ का नाम फ़िरोज़ खान था, जो नीपा चौरंगी के आसपास कहीं रहता था। जी हाँ, वो मरीज़ मेरे जहन में है, डॉक्टर यावर ने जवाब दिया। वो अपनी बीवी के साथ कोई रात 2 बजे हमारे क्लिनिक पर लाया गया था। जब वो वहाँ पहुँचा तो गुर्दे के दर्द से तड़प रहा था। 2 घंटे के बाद वो अपने कदमों पर चलकर घर गया था। वो लम्हे भर के लिए रुका और फिर बोला, ये अगरचे रात वाली शिफ्ट का केस था, लेकिन अगले रोज़ मुझे उसकी तफसील मिल गई थी। अगर वो केस और मरीज़ फ़िरोज़ खान आपके जहन में महफूज है तो फिर आपको ये भी याद होगा कि इस रात आपके मकतूल मामू जान ने इन बेबस लोगों के साथ क्या सलूक किया था। न चाहते हुए भी मेरा लहजा खासा कड़वा हो गया। क्या सलूक किया था? सब कुछ जानते बूझते हुए भी वो अनजान बन गया। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर ग्यावर का ये रद्द अमल या तर्ज अमल इसकी शराफत का मुँह बोलता सबूत था। वो अपने मामू को दिल से पसंद नहीं करता था, इसके साथ मिलकर काम करने का ख़्वाहां भी नहीं था, लेकिन अपनी वालदा की वजह से मजबूर था। और अब मैं डॉक्टर उमर हैत को मकतूल को खोलने की मुहिम पर कमरबस्ता दिखाई देता था। मैं अगरचे इसके दिल की बातें कर रहा था, लेकिन वो अपनी वज़ेदारी के हाथों मजबूर होकर मेरी तायद करने के बजाय अनजान बन रहा था। मैंने हामिद नवाज की मेहनत के फल को इस्तेमाल जारी रखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, फ़िरोज़ खान की बीवी ज़री गुल इस वक्त रात 2 बजे के करीब अपने शौहर को लेकर आपकी क्लिनिक पर पहुंची। फ़िरोज़ खान अपने पेट के ज़हरी हिस्से में तकलीफ़ की शिकायत कर रहा था। ये दर्द इतना शदीद था कि ज़री गुल को रात गए से लेकर आपकी क्लिनिक तक आना पड़ा। मकतूल ने मरीज़ का मुआयना किया और फतवा दे दिया कि ये सरासर गुर्दे का मामला है। मरीज़ के गुर्दे में पथरी की निशानदही भी की गई। ये वही गुर्दा था जिस तरफ फ़िरोज़ खान दर्द महसूस कर रहा था और निशानदही के लिए अल्ट्रासाउंड किया गया था और इस दौरान में मरीज़ तकलीफ़ से तड़पता रहा था। बहरहाल, इस दर्दनाक तशख़ीस के बाद फ़िरोज़ खान को ड्रिप लगा दी गई, जिसमें पीले, सफ़ेद और गुलाबी इंजेक्शन भी डाले गए।
میں لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر اپنی بات کو آگے جاری رکھتے ہوئے کہا، میں اگرچہ ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ بالفرض فیروز خان درد گردہ میں مبتلا تھا بھی تو الٹراساؤنڈ وغیرہ کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر اس کی نس میں ہائیوسین، بیرلجین یا بیسکوپین وغیرہ کا انجیکشن بھی چڑھا دیا جاتا تو وہ تکلیف سے نجات حاصل کر سکتا تھا، یا زیادہ سے زیادہ ڈرپ کے ذریعے انہی میں سے کوئی انجیکشن اس کے خون میں پہنچا دیا جاتا۔ میں ایک مرتبہ پھر بہرحال کہنے پر مجبور ہوں، میں نے ذرا رک کر جج کی جانب دیکھا اور پھر دوبارہ استغاثہ کے گواہ ڈاکٹر یاور عباس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا کام جاری رکھا۔ بہرحال آپ کے ماموں نے مریض کی تکلیف دور کرنے کے لیے جو جتن بھی کیے، مجھے ان پر اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، صرف افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ البتہ اس دردناک کہانی کا جو شرمناک انجام ہوا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے اسی سلوک کا ذکر کیا تھا ڈاکٹر صاحب۔ آبجیکشن یور آنر۔ میرے خاموش ہوتے ہی سہولت رضوی نے چیخ سے مشابہ آواز میں کہا۔ وکیل صفائی نے کافی دیر سے سلوک کی رٹ لگا رکھی ہے لیکن ابھی تک انہوں نے کچھ بتا کر نہیں دیا۔ یہ سراسر زیادتی والی بات ہے اور ان قصے کہانیوں سے عدالت کا قیمتی وقت برباد ہو رہا ہے۔ میرے فاضل دوست، میں نے وکیل استغاثہ کی کڑوی کسیلی باتوں کے جواب میں نہایت تحمل سے کہا، عدالت کے قیمتی وقت کا مجھے آپ سے زیادہ احساس ہے۔ اگر آپ کو عدالت کے وقت کا اتنا ہی احساس ہے تو جلدی سے سلوک والے راز سے پردہ اٹھا دیں۔ وہ تنزیہ انداز میں بولا، میں بھی تو دیکھوں آپ کون سا سانپ نکالنے والے ہیں۔ میں نہ تو کوئی توپ چلانے والا ہوں اور نہ کوئی سانپ نکالنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میرے فاضل دوست، میں نے بدستور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں تو دردناک کہانی کو سمیٹ کر اس کے سلوکی اختتام تک پہنچا چکا تھا کہ آپ نے انتہائی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نعرہ بلند کر دیا، آبجیکشن یور آنر۔ اس دوران میں استغاثہ کا گواہ ڈاکٹر یاور چپ چاپ وٹنس باکس میں کھڑا ہمارے درمیان ہونے والی نوک جھونک کا تماشا دیکھتا رہا۔ میں نے وکیل استغاثہ پر تنزیہ تیروں کی بارش روکی تو جج نے دیوار گیر کلاک پر نگاہ ڈالنے کے بعد کہا، بیگ صاحب، یہ عدالت اور حاضرین عدالت آپ کی زبان سے جلد از جلد اس سلوک کا راز جاننا چاہتے ہیں جس کا ذکر خیر یا ذکر شر پچھلے کئی منٹ سے جاری ہے۔ اوکے یور آنر، میں نے اپنی گردن کو تعظیمی جنبش دیتے ہوئے کہا، پھر استغاثہ کے گواہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہنا شروع کیا، ڈاکٹر صاحب، آپ کے بقول فیروز خان تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے کلینک میں داخل ہوا تھا اور اپنے قدموں پر چلتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوا تھا، لیکن آپ نے محسوس کیا کہ واپسی کے سفر میں اس کے دل اور دماغ کی کیا حالت تھی اور وہ درد گردہ لے کر آپ کے کلینک پر آیا تھا۔ آپ کے ماموں جان نے اس کی تکلیف تو وقتی طور پر انجیکشن کے ذریعے دور کر دی مگر اس کے دل و دماغ میں ایک ایسا الاؤ روشن کر دیا جس کی تپش میں کافی عرصے تک وہ سلگتا اور جھلستا رہا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ڈاکٹر یاور نے کوئی جواب نہیں دیا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں نظر آنے والی خفت اور خجالت اس کی ندامت اور شرمندگی کا اعلان کر رہی تھی۔ یہ پراسرار اعتراضی خاموشی گویا اس امر کا ثبوت تھی کہ وہ میری بات اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ جج نے بڑے تشویشناک لہجے میں مجھ سے دریافت کیا، وکیل صاحب، کیا مقتول نے خدا نخواستہ مریض کا کوئی گردہ وغیرہ پار کر دیا تھا؟ جج جیسی پراعتبار شخصیت کے منہ سے یہ استفسار مجھے ایک لطیفہ، ایک مذاق ہی محسوس ہوا، لیکن اس نے اتنی سنجیدگی سے سوال اٹھایا تھا کہ میں جواب دینے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب عالی، انسان کے پاس سب سے اہم شے اس کی عزت اور عزت نفس ہے۔ اگر کوئی کسی کے جسم میں سے گردہ نکال لے یا اس کے بدن کا کوئی حصہ کاٹ کر الگ کر دے تو اسے اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچے گی جتنی کہ وہ اس وقت محسوس کرے گا جب اس کی عزت پر حرف آ رہا ہو۔ بے عزتی کے احساس سے زیادہ اذیت ناک اور تکلیف دہ اور کوئی احساس ہو ہی نہیں سکتا۔ اس رات مقتول ڈاکٹر نے فیروز خان کے ساتھ جو حرکت کی، اس نے فیروز خان اور زرع گل کے جذبات و احساسات کو بری طرح مجروح کیا تھا۔ ان کی عزت اور عزت
नफ्स का गोया जनाजा निकाल दिया गया था। यह हरकत अगर माशरे का कोई और मुनफी किरदार गुंडा बदमाश करता तो इतनी अफसोसनाक बात न होती। एक डॉक्टर जिसे माशरे में मसीहा जैसी हैसियत हासिल है, इसे तो ऐसा अमल हरगिज़ हरगिज़ ज़ेब नहीं देता। डॉक्टर और डाकू में कुछ तो इम्तियाज़ बहरहाल होना चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ तो जज समेत तमाम हाज़रीन अदालत की नज़रें मुझ पर लगी हुई थीं। इस मर्तबा मेरे तवक्कुफ़ पर किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया और न ही कोई सवाल उठाया। हत्ता कि वकील इस्तग़ासा भी ट्रांस किसी कैफियत में नज़र आ रहा था। वो सब इस बात के मुंतज़िर थे कि मैं जल्द से जल्द अपने बयान के क्लाइमेक्स तक पहुँचूँ। मैंने ड्रामाई सिचुएशन को बरकरार रखते हुए मज़ीद कहा, योर ऑनर, फ़िरोज़ खान नामी गुर्दे का वो मरीज़ जब ड्रिप चढ़वाने के बाद फारिग हुआ तो क्लिनिक छोड़ने से पहले इन्हें बिल की अदायगी के लिए ऐसे मरहले से गुजरना पड़ा। डॉक्टर उमर खयात ने अपनी मेहनत का बिल 800 रुपये बना दिया था। जरी गुल घर से निकलते वक्त सिर्फ 400 रुपये अपने साथ ला सकी थी। 30 रुपये टैक्सी वाले ने ले लिए थे और वापस भी इन्हें ज़ाहिर है टैक्सी ही में ही घर जाना था। लिहाजा खुले पैसों को अलग रखते हुए जरी ने मकतूल से कहा कि वो 300 रुपये ले ले, बाकी की रकम वो कल किसी वक्त आकर अदा कर देगी। ये बात नोट की जाए जनाब आली कि जरी ने बिल की रकम कम कराने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि वो अदायगी के लिए थोड़ी सी मोहलत की खासगार थी। लेकिन मकतूल ने उसकी इस्तदा को बैक जुम्बिश रद्द करते हुए वाज़ेह अल्फाज में कह दिया, बिल की रकम अदा किए बगैर तो आप नहीं जा सकते। जरी पहले ही कम परेशान नहीं थी, इस नई उफ्ताद ने उसे हिलाकर रख दिया। उसने नहायती नरमी से कहा, डॉक्टर साहब, ये जो आपके बराबर में नादिर खान का होटल है ना, ये हमारा रिश्तेदार है। यूँ समझें कि फ़िरोज़ खान नादिर खान के बहनोई तकदीर खान का बहनोई है। आपको हमारा कुछ तो ख्याल करना चाहिए। लेकिन नादिर खान तो 11 साढ़े 11 बजे होटल बंद करके घर चला जाता है। मकतूल टस से मस होने को तैयार नहीं था। वो जब यहाँ मौजूद नहीं तो इसकी ज़मानत की क्या अहमियत है? नादिर खान तो उधर कहीं सोराब गोट पर रहता है ना। मकतूल ने ज़मानत की बात की तो जरी गुल ने कुछ सोचते हुए संजीदगी से कहा, डॉक्टर साहब, हम इस वक्त नादिर खान को तो यहाँ नहीं ला सकते, लेकिन ज़मानत देने के लिए मेरे पास एक और शे है। क्या शे है? डॉक्टर ने दिलचस्पी से पूछा। जरी गुल ने अपने कानों से तलाई बालियाँ उतारी और डॉक्टर की तरफ बढ़ा दी। मकतूल ने एक लम्हा सोचे बगैर जरी गुल का वो मुख्तसर सा जेवर गिरवी रखकर इन मियाँ बीवी को जाने की इजाज़त दे दी। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक अफसरदा सांस ली और विटनेस बॉक्स में खड़े डॉक्टर यावर अब्बास की तरफ देखते हुए इस्तफसार किया, क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा हुआ था या नहीं? हुआ था, वो नदामत आमेज़ लहजे में बोला। मुझे इस वाक़ये का सख्त अफसोस हुआ था और अगले रोज़ जब दिन में जरी गुल अपने शौहर को लेकर मेरे पास आई तो मैंने रात में इसके साथ होने वाली ज़्यादती की हर मुमकिन तलाफ़ी भी कर दी थी। मैंने सबसे पहले तो इसकी बालियाँ वापस की, अलावा इसी 500 रुपये का हिसाब भी ख़त्म कर दिया, यानी रात वाले ट्रीटमेंट के ज़ेल में सिर्फ 300 रुपये ही वसूल किए और इसके साथ ही इसे 1 हफ़्ते की दवा भी अपने पास से मुफ्त दी थी। आपका ये जज्बा हमदर्दी काबिल सताइश है डॉक्टर साहब, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा, लेकिन आपको ये तो मालूम ही होगा कि ज़बान और रवैये से लगने वाले घाव इस किस्म की लीपापोती से नहीं भरे करते। मेरे बस में जो था वो मैंने किया, यावर अब्बास ने शकस्त खुर्दा अंदाज में कहा। मैं फ़िरोज़ खान और जरी गुल की इससे ज़्यादा मदद नहीं कर सकता था। मैंने रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए कहा, जनाब अली, 25 मार्च की रात किश्वर क्लिनिक पर वो काबिल मसम्मत वाक़या पेश आता है और ठीक 10 रोज़ के बाद इसी क्लिनिक पर मुबैना कसूरवार और ज़िम्मेदार रात की ड्यूटी वाला डॉक्टर कत्ल कर दिया जाता है। इन वाक़यात में कहीं न कहीं कोई न कोई ताल्लुक़ तो होगा, ताल्लुक़ होना तो चाहिए ना। आपका मतलब क्या है? सहूलत रिजवी को याद आ गया कि उसने काफ़ी देर से कोई एतराज़ नहीं किया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर का नारा बुलंद करने के बजाय इस मर्तबा उसने बराह रास्त मुझी से पूछ लिया, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर उमर हयात को फ़िरोज़ खान ने कत्ल किया है? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की रिजवी साहब,
میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں نے تو ایک قوی امکان کی نشاندہی کی ہے، دونوں واقعات میں ایک تعلق اور رابطہ ڈھونڈنے کی بات کی ہے، لیکن آپ نے تو بات ہی مکمل کر دی۔ مم میں نے کیا کیا ہے؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں نے جس امکانی تعلق کی نشاندہی کی تھی، آپ نے اس کو معانی کا جامہ پہنا دیا ہے۔ آپ نے اپنے ذہن کے خیال کو مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے عدالت تک پہنچایا ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عمر حیات کو فیروز خان نے قتل کیا ہے؟ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، وہ سر پٹائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے تو آپ کی بات میں سے ایک نتیجہ اخذ کیا تھا۔ اگر میری نظر میں ڈاکٹر عمر حیات کو فیروز خان نے قتل کیا ہوتا تو اس وقت ایکیوز باکس میں آپ کے موکل کے بجائے فیروز خان کھڑا ہوتا۔ سہولت رضوی کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس نے مجھے ایسا کیا بتا دیا ہے جو میں اس قدر اس کا شکر گزار ہو رہا ہوں۔ وہ متذبذب اور الجھن زدہ نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی جج کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں تو تب آتا اگر میں نے واقعی کوئی اہم بات کی ہوتی۔ میں نے تو اسے چکر دینے کے لیے ایک سنجیدہ مذاق کیا تھا اور وہ واقعی میرے چکر میں آ بھی گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ پچھلی پیشی پر میں گویا ڈاکٹر یاور عباس سے لپٹ کر رہ گیا تھا اور میں نے مقتول اور اس کے کرتوتوں کو ہی اپنی جرح کا مرکز و محور بنا لیا تھا، حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے گوشے تھے جن سے متعلق وکیل استغاثہ نے سوالات اٹھائے تھے۔ مجھے اس سلسلے میں بھی گواہ سے کاؤنٹر جرح کرنا چاہیے تھی، لیکن میں نے انہیں یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ مثلاً سہولت رضوی نے انکشاف کیا تھا کہ مقتول ملزم کی کیس میں ہیرا پھیری سے نالاں تھا اور اسے نوکری سے نکالنے کی دھمکی بھی دے چکا تھا۔ ڈاکٹر یاور عباس نے اس کی کمزور ہی سہی مگر تصدیق کی تھی۔ پھر میرے موکل پر یہ الزام بھی عائد کیا گیا تھا کہ وہ کلینک کا سارا کیش لے اڑا تھا۔ کیش کے غیاب کی بھی یاور عباس نے تصدیق کی تھی۔ استغاثہ نے اس مبینہ چوری کو قتل کے ساتھ لنک کیا تھا۔ استغاثہ کے مطابق مقتول نے چونکہ ملزم کو نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی تھی، لہٰذا اس نے رات کے آخری پہر چائے میں نیند آور گولیاں ملا کر پلا دیں اور پھر صبح حالت نیند میں اسے قتل کیا اور کیش لے کر کلینک سے نکل گیا تاکہ یہی نظر آئے کہ کسی شخص نے کیش کی خاطر قتل کی یہ واردات کی ہے۔ الغرض استغاثہ میں کئی مقامات پر ایسی خامیاں موجود تھیں کہ وہ چوں کا مربع بن کر رہ گیا تھا، لہٰذا میں نے اس اینگل کو بھی ٹچ نہیں کیا تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ان زاویوں پر تنقید اور لتاڑ کی بہت گنجائش تھی اور میں ایک ہک پنچ مار کر وکیل استغاثہ کو ناک آؤٹ کر سکتا تھا جس سے کیس کا پانسا پلٹ جاتا، لیکن میں پائپ لائن کی بجائے مین اسٹریم میں رہ کر اپنے موکل کا نہ صرف دفاع کرنا چاہتا تھا بلکہ اسے باعزت بری کروانا چاہتا تھا۔ میں نے کیس کے دیگر اعضاء کو یکسر فراموش کر کے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو فوکس کر لیا تھا۔ میں اس درخت کی چھوٹی شاخوں کو بھول کر محض تنے پر اپنی جرح کی کلہاڑی برسا رہا تھا اور وہ ریڑھ کی ہڈی یا تنا تھا مقتول ڈاکٹر عمر حیات۔ میں نے گزشتہ پیشی پر مقتول کے اوصاف خبیثہ اور مزاج کمینہ کو بڑی وضاحت کے ساتھ عدالت کے سامنے کھول دیا تھا۔ اس طویل ترین جرح کے نتیجے میں اس کیس کا ایک نیا پہلو طلوع ہو کر سامنے آیا تھا کہ کہیں ڈاکٹر عمر حیات کو فیروز خان نے تو قتل نہیں کیا۔ یہ وہ سنسنی خیز سوال تھا جو میری جرح کے اختتام پر سامنے آیا تھا اور اس سوال نے وکیل استغاثہ کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ یہ سوال اٹھانے کا میرا مقصد بھی سہولت رضوی کو الجھانا ہی تھا اور میں اپنے مقصد میں 100% کامیاب رہا تھا، جبکہ حقیقت اس سے بہت مختلف تھی۔ ملزم ناصر محمود کی فراہم کردہ معلومات اور اس کے دوست حامد نواز کی کاری محنت کے نتائج میرے ذہن میں محفوظ تھے اور میں انہی کو برمحل استعمال کر کے قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ میں اپنی منزل سے چند قدم کی ہی دوری پر تھا۔ آئندہ پیشی پر یکے بعد دیگرے استغاثہ کی طرف سے 2 گواہ پیش کیے گئے۔ اکرام اللہ اور عبد الرحمن نامی ان 2 گواہوں کا تعلق اسی علاقے سے تھا جہاں کشور کلینک واقع تھا۔ ان گواہوں کے بیانات میں کوئی اہم بات نہیں، لہٰذا میں ان کے ذکر کو گول کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اگلی گواہی جاوید نامی ایک شخص کی تھی جو پیشے کے اعتبار سے خاک روب تھا۔
जावेद किशोर क्लिनिक में 2 मरतबा सफाई वगैरह करने आता था। पहली मरतबा सुबह में लगभग 10 बजे और दूसरी बार शाम में 5 बजे के करीब। गोया दोनों दफ़ा उसका वास्ता सुबह और दिन वाले डिस्पेंसर आसिफ ही से पड़ता था, क्योंकि नासिर कमोबेश 9 बजे क्लिनिक से निकल जाया करता था। जावेद की उम्र का दुरुस्त अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। घुंघराले बालों और स्याह रंगत वाले स्वीपर का कद काट और कदोखाल ऐसे थे कि कभी वो 20 साल का लगता था और कभी 35 साल का नजर आता था। बाद अज़ां मुझे पता चला कि वो एक मुस्तनद उम्र चोर है। उसके 5 बच्चे थे और वो 40 साल से ज़्यादा का था। जावेद ही वो शख्स था जिसने मकतूल की लाश दरियाफ्त की थी। जावेद ने सच बोलने का हलफ उठाया और अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। ये कमोबेश वही बयान था जो उसने वक़ुआ के रोज़ पुलिस को दिया था। वकील इस्तग़ासा जज की इजाज़त लेकर जिरा के लिए गवाह के कटहरे के पास पहुंच गया। जावेद, उसने जिरा का आगाज़ करते हुए कहा, वक़ुआ के रोज़ तुम कितने बजे क्लिनिक पहुंचे थे? मेरा ख्याल है कि उस वक्त 10 बजे थे, गवाह ने जवाब दिया। क्या तुम रोज़ाना ही सुबह इसी वक्त सफाई करने आते हो? जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ऊपर या नीचे। जब वक़ुआ के रोज़ तुम क्लिनिक पहुंचे तो मुलजिम वहाँ मौजूद था? वकील इस्तग़ासा ने पूछा। गवाह ने नफ़ी में जवाब दिया। मुलजिम मौजूद नहीं था तो इसका मतलब है कि क्लिनिक बंद होगा। मैं सहूलत रिज़वी के मकसद को अच्छी तरह समझ रहा था। वो एक ख़ास पॉइंट को सामने लाने की कोशिश कर रहा था, मेरी नज़र में जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। जावेद ने वकील इस्तग़ासा के सवाल के जवाब में वज़ाहत करते हुए बताया, जनाब क्लिनिक बंद नहीं था, सिर्फ इसका बाहर वाला शटर गिरा हुआ था और ये रोज़ाना का मामूल है। नासिर 8-9 बजे छुट्टी करके घर चला जाता है और क्लिनिक का शटर गिरा जाता है, मगर ताले लगाकर इसे बाकायदा लॉक नहीं करता, क्योंकि ये 24 घंटे का क्लिनिक है। आसिफ भी मेरी तरह 10 बजे तक क्लिनिक पहुंचता है, कभी वो पहले आ जाता है और कभी मैं। जब आसिफ मुझसे पहले आ जाता है तो मुझे शटर उठा हुआ मिलता है, और अगर मैं पहले आ जाऊं तो वो शटर मुझे उठाना होता है, जैसा कि वक़ुआ के दिन हुआ था। गवाह सांस लेने के लिए थमा तो वकील इस्तग़ासा ने जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा, वक़ुआ के रोज़ तुमने क्लिनिक का शटर उठाया और अंदर दाखिल हो गए, फिर तुमने क्या देखा? मैंने देखा, वो खौफज़दा लहजे में बताने लगा, क्लिनिक के पिछले हिस्से में एक काउच पर डॉक्टर उमर हयात सो रहे थे। ये वही काउच था जहां मरीजों को लिटाकर चेकअप किया जाता है और ड्रिप वगैरह भी लगाई जाती हैं। पिछली गर्मियों में मुझे असहाल की बीमारी हो गई थी और डॉक्टर यावर अब्बास ने मुझे भी ड्रिप लगाई थी। वो जुमला अधूरा छोड़कर रुका और फिर बोला, मुझे ये बात पता था कि डॉक्टर उमर सुबह 7 बजे तक घर चले जाते थे। इस रोज़ पहली मर्तबा मैंने इन्हें इतनी देर तक क्लिनिक में सोए हुए पड़े देखा। मुझे सफाई करना थी, मैंने इन्हें नहीं जगाया और पंखा बंद करके अपने काम में लग गया। मेरा ख्याल था कि पंखा बंद होने के बाद वो खुद ही उठ जाएंगे, लेकिन ये देखकर मुझे हैरत हुई कि इनके जिस्म में ज़रा सी हरकत नहीं हुई थी। फितरी तजस्सुस मुझे डॉक्टर के करीब ले गया और मैंने झुककर उनका जायज़ा लिया। इसी वक्त मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि वो सांस भी नहीं ले रहे। पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया कि वो जिंदा नहीं हैं। फिर तुमने क्या किया? वकील इस्तग़ासा ने फ़ौरन सवाल दाग दिया। गवाह ने बताया कि मैं फौरी तौर पर क्लिनिक से बाहर आया और नादिर खान को इसके बारे में बताया। नादिर खान का चाय खाना क्लिनिक के साथ ही है। जब मैं नादिर खान को डॉक्टर साहब की हालत के बारे में बता रहा था तो इसी वक्त आसिफ भी क्लिनिक पहुंच गया। वो भी इस सूरत हाल से घबरा गया। फिर हम तीनों क्लिनिक के अंदर आए, गहरी नज़र से डॉक्टर का जायज़ा लिया और मुतफ़क्का तौर पर इस नतीजे पर पहुँचे कि डॉक्टर उमर हयात अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहा। वकील इस्तग़ासा ने मायनेख़ेज़ अंदाज में हुंकारा भरा और गवाह से इस्तफ़सार किया, फिर क्या हुआ? इस सिचुएशन ने मेरे साथ साथ आसिफ और नादिर खान को भी तशवीश में डाल दिया था, जावेद ने बताया। लेकिन आसिफ के जहन ने बर वक्त काम किया और उसने डॉक्टर यावर अब्बास को फ़ोन करके इस वाक़ये बल्कि सानहे के बारे में मुत्तला कर दिया। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर साहब क्लिनिक पहुंच गए। फिर उन्होंने ही ने पुलिस स्टेशन फ़ोन करके डॉक्टर उमर हयात की मौत की इतला दी थी। ओके, वकील इस्तग़ासा ने ठहरे हुए लहजे में कहा, फिर मज़ीद 2-3 सवालात पूछकर गवाह को फारिग कर दिया।
अपनी बारी पर मैं गवा के कटहरे के करीब चला आया। मैंने चिरा का आगाज करने से पहले बड़ी गहरी नज़र से जावेद का तनकीदी जायज़ा लिया और फिर पूछा, जावेद, मुझसे पहले वकील इस्तग़ासा ने इस केस के हवाले से तुमसे जो सवालात किए और तुमने इनके जो जवाबात दिए, इसके अलावा भी तुम्हें कुछ मालूम है? उसने चंद लम्हे तक सोचा, फिर नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं। तुम्हें किश्वर क्लिनिक पर काम करते हुए कितना अरसा हुआ है? 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मुलजिम पिछले 4 साल से इस क्लिनिक में कंपाउंडरी कर रहा था। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, इसका मतलब है कि तुम इससे भी ज़्यादा पुराने हो। वो तुम्हारे सामने ही आया था। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारी मुलजिम से मुलाकात और बातचीत तो रहती होगी, कुछ ज़्यादा नहीं। इसकी कोई ख़ास वजह? कोई ख़ास वजह नहीं, उसने जवाब दिया। बात दरअसल ये है कि नासिर रात की ड्यूटी करता था और मैं दिन के वक्त 2 मरतबा क्लिनिक में सफाई करने आता था, लिहाजा हमारी मुलाकात के इम्कानात कम थे। अलबत्ता, उसने थोड़ा तवक्कुफ़ किया और फिर इजाफा करते हुए बताया, मैं चूँकि इधर करीब ही रहता हूँ और यहाँ की अक्सर दुकानों में सफाई भी मैं ही करता हूँ, तो इस वजह से कई बार यहाँ का चक्कर लग जाता है। रात में अगर किसी काम से इस तरफ आना होता है तो मैं डॉक्टर साहब को सलाम करने क्लिनिक आ जाता था। मतलब ये कि हफ्ते 10 दिन में मुलजिम से एक आध मुलाकात हो ही जाती थी। ये भी बहुत है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर विटनेस बॉक्स में खड़े हुए गवाह से पूछा, जावेद, तुम्हारी कुव्वत मुशाहिदा कैसी है? वो उलझनज़दा नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने आसान अल्फाज में इसे कुव्वत मुशाहिदा का मफ़हूम समझाया तो वो बड़े वसूख से बोला, जनाब, मेरी आँखें और ख्वाबसा बहुत तेज़ है। एक बात जिस शय को देख लूँ वो मेरे दिमाग में बैठ जाती है। बड़ी अच्छी बात है, मैंने आम से अंदाज में कहा और फिर पूछा, पिछले 4 साल में तुमने एक बार नहीं बल्कि कम से कम 200 मरतबा मुलजिम को देखा होगा। मैं मुलजिम की शख्सियत और तुम्हारी याददाश्त के हवाले से एक अहम सवाल करने वाला हूँ। ये तुम्हारे दावे का इम्तहान भी है। देखते हैं कि तुम्हारी आँखें और ख्वाबसा कितना तेज़ है। जी पूछें। वो कटहरे में सीधा होकर खड़ा हो गया। मैंने पूछा, जावेद, ज़रा सोच कर बताओ कि क्या इन 4 सालों या इन 200 मुलाकातों में तुमने कभी मुलजिम को अपने सीधे हाथ की उंगलियों में अंगूठियाँ वगैरह पहने देखा है? नहीं जनाब, गवाह ने कतईयत से नफ़ी में गर्दन हिलाई। न सीधे हाथ की उंगलियों में और न ही उल्टे हाथ की उंगलियों में। मैंने एक ख़ास अंदाज में जज की सिमत देखा और एतमाद भरे लहजे में कहा, मुझे और कुछ नहीं पूछना जनाब आली। इसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया। मंजर इसी अदालत का था और विटनेस बॉक्स में इस्तग़ासा का गवाह और किश्वर क्लिनिक में दिन की ड्यूटी करने वाला डिस्पेंसर आसिफ अली खड़ा था। आसिफ पस्ताकामत एक सांवला सलोना नौजवान था। उम्र 22-23 साल रही होगी। आसिफ ने हल्फिया बयान रिकॉर्ड कराया। वकील इस्तग़ासा ने चंद सवालात के बाद इसे फारिग कर दिया तो मैं जज की इजाज़त हासिल करके जरा के लिए विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। वकील इस्तग़ासा ने इससे जो सवाल पूछे थे, मेरी नज़र में इनकी ज़्यादा अहमियत नहीं थी, लिहाजा मैंने इन्हें दोहराने या इन पर तनकीद करना ज़रूरी न समझा और अपने मखसूस अंदाज में अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए गवाह से पूछा, आसिफ अली, क्या ये सच है कि तुम्हें किश्वर क्लिनिक पर काम करते हुए सिर्फ 1 साल हुआ था? जी ये सच है, उसने जवाब दिया। या तुमने किश्वर क्लिनिक ही से अपने कैरियर का आगाज़ किया था? जी नहीं, इससे पहले मैं डॉक्टर उस्मान हैदर के क्लिनिक पर काम करता था। वो वजाहत करते हुए बोला, ये क्लिनिक मेरे घर के करीब पीआईबी कॉलोनी में है। जब तुमने किश्वर क्लिनिक पर मुलाजमत की तो तुम्हारी तनख्वाह कितनी लगाई गई थी? 600 रुपये। उस वक्त, मेरा मतलब है कि बकुआ के वक्त तुम्हारी तनख्वाह कितनी थी? 800 रुपये, उसने बताया। मैंने पूछा कि आसिफ अली, तुम रोज़ाना 10 बजे के करीब क्लिनिक पहुंचते हो। इस वक्त स्वीपर जावेद या तो क्लिनिक की सफाई कर रहा होता है या फिर तुम चंद मिनट इससे पहले आ जाते हो। जब तुम इससे पहले क्लिनिक पहुंचते हो तो तुम्हें बैरूनी शटर गिरा हुआ मिलता है या उठा हुआ? जनाब, रात वाला कंपाउंडर नासिर यानी कि मुलजिम सुबह 9 बजे तक क्लिनिक से रुखसत हो जाता है और इसे डॉक्टर साहब ने यह हिदायत कर रखी है कि वो जब भी चाहे क्लिनिक के शटर को गिरा कर जाए और वो हमेशा ऐसा ही करता है। मैं जब भी जावेद से पहले क्लिनिक पहुंचता हूं तो मुझे शटर गिरा हुआ मिलता है।
क्या मुलजिम को शटर गिराने की ये हिदायत इस सूरत में भी है कि अगर कोई इस वक्त क्लिनिक में सोया हुआ हो? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं, वो साफगोई का मुजाहरा करते हुए बोला। डॉक्टर उमर हयात महीने में 1-2 मरतबा क्लिनिक ही में सो जाया करते थे। ऐसी सूरत में नासिर महमूद क्लिनिक का बैरूनी शटर गिराए बगैर ही चला जाया करता था। वकुआ की रात यानी रात के आखिरी पहर डॉक्टर उमर हयात क्लिनिक ही में सोया हुआ था। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। काउच पर लेटने से पहले इसने मुलजिम को हिदायत कर दी थी कि वो रुखसत होते वक्त इसे जगाने की कोशिश ना करे, लिहाजा मुलजिम अपने वक्त पर शटर उठा हुआ छोड़कर घर चला गया था। लेकिन जावेद जब सफाई करने के लिए आया तो इसे शटर गिरा हुआ मिला था। ये क्या मुअम्मा है? ये तो वाकई एक मुअम्मा है, वो हैरत भरे लहजे में बोला। अगर नासिर शटर गिरा कर नहीं गया था तो फिर इसे किसने गिराया? मैं यही सवाल तो तुमसे पूछ रहा हूँ, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तुम्हारे ख्याल में क्लिनिक का शटर किसने गिराया होगा? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता जनाब, वो उलझनज़दा लहजे में बोला। ठीक है, मैंने कदरे नरमी से कहा। फिर पूछा, आसिफ अली, क्या तुमने किसी बैंक वगैरह में अकाउंट भी खोल रखा है? जी हाँ, मैं एक मकामी बैंक का अकाउंट होल्डर हूँ, उसने जवाब दिया। फिर अपने बैंक का नाम भी बताया। मैं बार बार सवालात का ज़ाविया तब्दील कर रहा था ताकि गवाह को मुतलिक एहसास न हो कि मैं इसकी बेखबरी में इसकी ज़बान से कौन सा राज उगलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने मखसूस अंदाज में चिराग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सवाल किया। आसिफ अली, बकुआ के रोज़ तुमने फ़ोन करके डॉक्टर यावर अब्बास को क्लिनिक बुलवाया था? डॉक्टर अब्बास ने आते ही अपने मामू की मौत की तस्दीक कर दी। फिर फ़ोन करके पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी गई। मैं लम्हे भर को रुका और फिर इजाफा किया। पुलिस की आमद से पहले ही तुमने क्लिनिक का मुआयना करके ये पता भी चला लिया कि इस दिन का सारा कैश भी गायब था। ये क्या माजरा है? माजरा क्या है जी? वो आम से लहजे में बोला। बस कैश गायब था, ऐसे बात नहीं बनेगी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। ज़रा तफसील से मुझे बताओ कि क्लिनिक के अंदर कितना कैश था, कहाँ रखा था और क्यों रखा था? इसने खंगार कर गला साफ किया और बताने लगा। जनाब, बात दरअसल ये है कि हमारे क्लिनिक पर मरीजों से डॉक्टर साहब पैसे नहीं लेते बल्कि चार्जिंग हम लोग करते थे। डॉक्टर साहब मरीज़ के नुस्खे पर ऊपर एक कोने में खुफिया कोड डाल दिया करते थे। हम समझ जाते थे कि मरीज़ से कितने पैसे वसूल करना है। रात को जब हमारी शिफ्ट तब्दील हुई थी तो मैं पर्चियों यानी कि नुस्खों के मुताबिक हिसाब बनाकर नासिर को दे जाता था। इसके बाद इसका काम शुरू हो जाता था। वो सुबह रुखसत होते वक्त अपना हिसाब बनाता और इन दोनों हिसाबों वाली पर्चियाँ और दिन रात की आमदनी की रकम को एक लिफाफे में डालकर डॉक्टर यावर साहब की मेज़ की दराज में रख दिया जाता था। वो लम्हे भर को रुका और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। बकुआ के रोज़ मेरा मतलब है कि एक दिन पहले यानी 3 फरवरी को दिन और रात के पहले हिस्से का मजमूई हिसाब 2000 रुपये बना था, जो कि मैंने नासिर के हवाले किया और अपने घर रुखसत हो गया। इसके बाद क्लिनिक पर क्या वाक़यात पेश आए इसकी मुझे कुछ खबर नहीं। सुबह जब मैं क्लिनिक पहुंचा तो पता चला कि किसी ने गला दबाकर डॉक्टर उमर हयात को कत्ल कर दिया है। पुलिस को फ़ोन करने के बाद जब डॉक्टर यावर और मैंने मेज़ की वो दराज देखी जिसमें कैश रखा जाता था तो हमें हैरत का एक झटका लगा। वहाँ दिन और रात के मरीजों का मुकम्मल हिसाब तो लिखा रखा था मगर रकम गायब थी। नासिर के हाथ का हिसाब भी बना हुआ था जिसके मुताबिक रात को क्लिनिक की 2500 की आमदनी हुई थी, यानी रात और दिन की रकम मिलाकर कुल 4500 रुपये बनते थे, जो कि मेज़ की दराज में मौजूद नहीं थे। इन हालात में जहन नासिर की तरफ ही जा सकता था, लिहाजा पुलिस आई। उन्होंने मौके की कार्रवाई की और हालत व वाक़यात की रोशनी में नासिर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। ये है जनाब कुल कहानी। खासी दिलचस्प और सनसनीखेज़ कहानी है, मैंने मज़ा लेने वाले अंदाज में कहा। फिर पूछा, आसिफ अली, ये बताओ कि ये बात किस किस को मालूम थी कि दिन और रात भर की आमदनी को यूँ डॉक्टर यावर अब्बास की मेज़ की दराज में रख दिया जाता है? दोनों डॉक्टरों और दोनों डिस्पेंसरों के अलावा कोई पांचवा शख्स ये बात नहीं जानता था, वो पुरवसूख लहजे में बोला। और जहाँ तक रकम दराज में छोड़ने का सवाल है
तो ये तरीका बिल्कुल महफूज था। ये रकम कोई यूं ही खुली नहीं छोड़ दी जाती थी, बल्कि एक लिफाफे में रखकर इसे डॉक्टर साहब के मुख्तलिफ आलात के नीचे दबा दिया जाता था। मज़कूरा दराज में डॉक्टर साहब के मरीजों के कान, गला और आंखें वगैरह चेक करने के आलात रखे रहते थे। हम चारों के अलावा अगर कोई शख्स वो दराज खोलकर अंदर झांक भी ले तो इसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। गोया रकम की चोरी का सेहरा इन्हीं 4 अफराद में से किसी एक के सर बांधा जा सकता है। मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, लेकिन उसूलन 4 में से 2 अफराद को कट करना पड़ेगा। ये ज़रूरी है। नंबर 1 मकतूल, नंबर 2 डॉक्टर यावर। उमर हयात को कत्ल कर दिया गया, लिहाजा इस पर चोरी का शुबा नहीं किया जा सकता, और यावर अब्बास चोरी के इन लम्हात में अपने घर में मौजूद था, लिहाजा वो भी शक से बरी ठहरता है। बाकी बचते हो तुम दोनों, यानी मुलजिम नासिर महमूद और इस तगासा का गवाह आसिफ अली। लेकिन ये चोरी, और मैं जानता हूँ कि इस चोरी में मेरा कोई हाथ नहीं। मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो बोल उठा, क्योंकि मैं रात का गया जब सुबह क्लिनिक पहुँचा तो कत्ल और चोरी के वाक़यात पेश आ चुके थे। मैंने इस पर मज़ीद कोई बात नहीं किया ताकि इसका ध्यान बढ़ जाए। अचानक मैंने एक मरतबा फिर सवालात का ज़ाविया तब्दील कर दिया और कटहरे में खड़े गवाह से पूछा, आसिफ अली, आपने मुलजिम के साथ मिलकर तकरीबन 1 साल काम किया है। मेरा इशारा रात 10 बजे से 11 बजे तक कंबाइंड ड्यूटी की जानिब है। इस दौरान में तुमने मुलजिम की शख्सियत, बोलचाल के अंदाज, अतवार, आदात वगैरह का खासा गहरा मुशाहिदा किया होगा। ज़रा सोच कर बताओ, क्या मुलजिम हाथ की उंगलियों में अंगूठियाँ वगैरह पहनने का भी शौकीन था? जी नहीं, गवाह ने कतईयत से जवाब दिया। मैंने इसे किसी उंगली में कभी कोई अंगूठी पहने हुए नहीं देखा। आसिफ अली से पहले स्वीपर जावेद ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि मुलजिम अंगूठियां वगैरह पहनने का आदी या शौकीन नहीं था, लेकिन पोस्टमार्टम वाली फाइल में जो रिपोर्ट्स लगी हुई थीं, इनमें से एक में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा था कि कातिल ने अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियों में अंगूठियां वगैरह पहन रखी थीं। मकतूल की गर्दन पर से तलाश किए जाने वाले उंगलियों के निशानात के साथ ही अंगूठियों के मखसूस दबाव के आसार भी नोट किए गए थे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ये नुक्ता मेरे मुवक्किल के हक़ में जाता था, क्योंकि हालात व वाक़ियात और सबूत व शवाहिद की रूह से मुलजिम नासिर महमूद अंगूठियाँ नहीं पहना करता था। कुर्सी इंसाफ पर बराए जमान जज बड़ी दिलचस्प नज़रों से मुझे देख रहा था। वो मेरी कारकर्दगी और मकसद को अच्छी तरह समझ रहा था। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए वकील इस्तग़ासा सौलत रिजवी की जानिब देखा और एक मरतबा फिर अपनी तवज्जो इस्तग़ासा के गवाह पर मरकूज़ कर दी। आसिफ, मैंने कटहरे में खड़े गवाह से मुखातिब होते हुए पूछा, अगर मैं तुमसे कोई ज़ाती नौइयत का सवाल करूं तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो 2 टोक लहजे में बोला। मैंने इस्तफसार किया, तुम्हारे अकाउंट में इस वक्त कितनी रकम होगी? मुझे कुछ सही अंदाज़ा नहीं है, वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला। काफ़ी अरसे से मैंने अपना अकाउंट चेक नहीं किया। तुम उमूमन कितने दिनों के बाद अपना अकाउंट चेक करते हो? मैं इसकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं करता। इसका मतलब है कि तुम्हारे अकाउंट में बड़ी रकम जमा नहीं रहती। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मसलन लाखों करोड़ों। जनाब, आप लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं? वो तंज़िया लहजे में बोला। जिस शख्स की माहाना तनख्वाह 800 रुपये हो, इसका अकाउंट इतना सेहतमंद कैसे हो सकता है? मैंने ये अकाउंट बचत के लिए खोला था, कभी 200 कभी 400 इसमें जमा करवा देता हूँ। इस वक्त बमुश्किल मेरे अकाउंट में 2-2.5 हज़ार रुपये होंगे, जो मैंने पिछले 1-1.5 साल में पैसा जमा किए हैं। 200-400 जमा कराते रहे हो और इस वक्त तुम्हारा बैलेंस 2.5 हज़ार से ज़्यादा नहीं, मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा। फिर गवाह से सवाल किया, नासिर, क्या तुमने सिर्फ एक ही बैंक में अकाउंट खोल रखा है या? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो इज़्तिरारी लहजे में बोला, सिर्फ एक बैंक, वही बैंक जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आसिफ अली, मेरे सवालात में अचानक तेज़ी आ गई। ज़रा सोच कर बताओ, पिछले 1 साल के दौरान में तुमने कभी कोई बड़ी रकम बैंक में जमा कराई हो, मसलन 3-4 या 5 हज़ार? नहीं जनाब, वो बाएं हाथ की पुश्त से माथे के पसीने को पोंछते हुए बोला। ऐसा तो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ?
میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے درست لہجے میں کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عدالت تمہیں زندہ نہ سمجھے؟ اس وقت تم زندگی سے خالی ہو؟ جی میں کچھ سمجھا نہیں، وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولا۔ اس نے حیرت اور الجھن کی اداکاری کی تھی، جیسے میں جو بھی کہنا چاہتا تھا وہ اس سے متعلق بے خبر ہو، لیکن اس کی یہ ایکٹنگ مجھے قطعاً متاثر نہیں کر سکی تھی۔ میں نے بڑے وثوق سے سمجھ لیا تھا کہ وہ اپنے قدموں سے اکھڑ چکا ہے، کوئی جڑ سے اکھڑے یا قدموں پر ڈگمگائے، اسے زمین بوس کرنے کے لیے صرف ایک زوردار دھکے کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں نے بھی یہی کیا۔ آصف علی، میں نے گواہ استغاثہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم کچھ سمجھے یا نہیں سمجھے ہو، اس کا پتہ ابھی چل جائے گا، اور معزز عدالت یہ بھی جان لے گی کہ تمہارا شمار زندوں میں کیا جائے یا پھر۔ میں نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا، ایک گہری سانس لی اور کہا، آصف، تم نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے روبرو یہ بیان دیا ہے کہ تم نے اپنی پوری زندگی میں 2، 3 یا 4 ہزار کی رقم یکمشت بینک میں جمع نہیں کرائی، لیکن 5 فروری کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تم نے 4,500 روپے اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کیے تھے، یعنی پورے 4,500 روپے۔ لہٰذا تمہارے بیان کی روشنی میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ تم 5 فروری سے قبل ہی انتقال کر گئے تھے، کیونکہ بقول تمہارے یہ کام تمہاری زندگی میں تو ہوا نہیں۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ جناب عالی، وکیل صفائی غیر متعلقہ باتوں میں گواہ کو الجھا کر عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ جناب عالی، ابھی تک میری زبان سے ایک لفظ بھی غیر متعلق خارج نہیں ہوا، اور میں نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کے جواب میں نرمی سے کہا۔ میری اس نرمی کو کمزوری سمجھ کر وہ شیر ہو گیا۔ براہ راست میری جانب دیکھتے ہوئے اس نے جارحانہ انداز میں استفسار کیا، زیر سماعت کیس سے اس بات کا کیا تعلق ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ 5 فروری کو استغاثہ کے گواہ آصف علی نے اپنے اکاؤنٹ میں 4,000 روپے ڈپازٹ کیے تھے؟ اس بات کا ثبوت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بینک کا ریکارڈ میرے دعوے کی تصدیق کر سکتا ہے، اور ضرورت محسوس ہونے پر فروری کے مہینے کی اسٹیٹمنٹ نکلوائی جا سکتی ہے۔ لیکن میں نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا، پھر افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی عقل یا کم از کم آپ کی یادداشت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کروں، بلکہ اگر موقع ملے تو ماتم بھی کر ڈالوں۔ کیوں؟ وہ سلگ کر بولا، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ میں نے اس کی سلگن پر نمک پاشی کرتے ہوئے نہایت ہی کڑوے لہجے میں کہا، آپ کی یادداشت کا میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ ڈاکٹر عمر حیات کا قتل 4 فروری کی صبح ہوا تھا، اور اسی روز یہ انکشاف بھی ہوا کہ کلینک کی دن رات کی آمدنی مبلغ 4,500 روپے ڈاکٹر کی میز کی دراز میں سے غائب ہو گئی تھی۔ ان دونوں معاملات کو میرے موکل کی گردن سے لپیٹ کر آپ اس طرح خوش ہو رہے ہیں کہ جیسے کوئی دنیا کا عظیم کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ انہی حالات میں بقوا کے اگلے روز یعنی کہ 5 فروری کی صبح استغاثہ کا گواہ آصف علی اپنے اکاؤنٹ میں اتنی ہی مالیت کی رقم جمع کراتا ہے، لیکن معزز عدالت میں وہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی اتنی بڑی رقم ڈپازٹ نہیں کی۔ میں نے چند لمحات کے لیے توقف کیا، اور پھر وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور میرے فاضل دوست، آپ کی عقل کا ماتم میں اس ذیل میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ان 2 واقعات بلکہ 2 معاملات میں کوئی ربط، ضبط اور تعلق واسطہ نظر نہیں آ رہا ہے نا؟ یہ بڑے افسوس کی بات۔ وکیل استغاثہ میرے اس کڑے استفسار پر خجل سا ہو کر بغلین چھانکنے لگا۔ میں نے اسے ندامت اور شرمندگی کے بحر بے قرار میں ڈبکیاں کھاتے چھوڑا، اور استغاثہ کے گواہ آصف علی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آصف، میں نے ڈانٹ سے مشابہ انداز میں کہا، تم نے 5 فروری کو اپنے اکاؤنٹ میں 4,500 روپے جمع کرائے تھے یا نہیں؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے، اور یہ مت سوچنا کہ میں نے بینک اسٹیٹمنٹ والی بات بس ایسے ہی کی ہے، اسے خالی خولی دھمکی نہ سمجھنا۔ میں نے اس سلسلے میں تمہارے بینک مینیجر سے بات کر لی ہے، بس عدالت کے حکم کی دیر ہے۔ ہاں، وہ کمزور سے لہجے میں بولا، اور کٹہرے کی ریلنگ کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بینک مینیجر سے بات کرنے کا محض جھانسا دیا تھا، یہ حقیقت نہیں تھی، مگر وہ حوصلہ ہار گیا۔
میں نے بڑی سرعت سے اس کی کمر پر کاری پار کیا۔ یہ وہی رقم تھی نا جو تم نے ڈاکٹر کی میز کی دراز میں سے چرائی تھی؟ ڈاکٹر عمر حیات کو؟ میں نے ڈاکٹر عمر حیات کو قتل نہیں کیا۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ فریادی لہجے میں بولا، اور میں نے یہ رقم… وہ بولتے بولتے ایسے رکا جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو، لیکن میں اس مرحلے پر اسے رکنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کی ادھوری بات کو مکمل کرتے ہوئے میں نے کہا، آصف، میں جانتا ہوں کہ تم نے ڈاکٹر عمر حیات کو قتل نہیں کیا، اور مذکورہ رقم تم نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت چرائی جب تم ڈاکٹر یاور عباس کو فون کر کے کلینک کا معائنہ فرما رہے تھے۔ یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ میں نے لمحے بھر کو رک کر سوالیہ نظر سے گواہ کی طرف دیکھا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، وقوعہ کے روز کلینک کی جو صورتحال تھی اس سے تم نے بھانپ لیا تھا کہ قتل کی اس واردات کا سارا شک ناصر محمود کی طرف جا رہا تھا، لہذا اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے تم نے دن اور رات بھر کی آمدنی اڑا لی۔ اگلے روز یعنی کہ 5 فروری کو تم نے یہ چوری شدہ رقم اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروا دی۔ تمہیں یقین تھا کہ رقم کی یہ چوری بھی ملزم ہی کے کھاتے میں جائے گی، اور دیکھو بالکل ایسے ہی ہوا۔ تم قاتل نہیں ہو، صرف ایک موقع پرست چور ہو۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ وہ ریلنگ کو تھامے تھامے ندامت آمیز لہجے میں بولا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ ان لمحات میں شیطان نے میری سوچ کا اسٹیئرنگ غلط سمت میں گھما دیا تھا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ انسان 2 چیزوں کا پتلا ہے آصف، میں نے نرم لہجے میں کہا، نمبر 1 مٹی، نمبر 2 خطا۔ اگر کوئی انسان ہے تو اس سے زندگی میں خطا بھی ہوگی، کیونکہ اس مشن کے لیے شیطان 24 گھنٹے انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ تم اپنے کیے پر نادم ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اگر تم چوری شدہ رقم ڈاکٹر یاور عباس کے حوالے کر دو تو وہ تمہیں نہ صرف یہ کہ معاف کر دیں گے بلکہ تمہاری نوکری بھی بحال رہے گی۔ بہت بہت مبارک ہو میرے فاضل دوست، سہولت رضوی نے طنزیہ لہجے میں کہا، آپ نے ایک کیس تو حل کر دیا، لیکن ڈاکٹر عمر حیات کے قتل کا معاملہ ابھی باقی ہے۔ استغاثہ کا ایک گواہ بھی تو ابھی باقی ہے۔ میں نے اس کے طنز کا منہ توڑ جواب دیا، کیا مطلب؟ وہ چوکنہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، رضوی صاحب، میں نے کوئی ایسی پیچیدہ بات تو نہیں کر دی جس کا مطلب اخذ کرنا آپ کے بس میں نہ ہو؟ میں نے ڈرامائی توقف کر کے وکیل استغاثہ کو گھورا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، استغاثہ کے گواہوں کی فہرست آپ کی جانب سے دائر کی گئی تھی اور آپ ہی اپنے ایک ممبر کو بھولے بیٹھے ہیں۔ لگ بھگ نصف درجن گواہ شہادت کے لیے عدالت میں پیش ہو چکے ہیں، صرف ایک باقی بچا ہے، آپ اسے عدالت میں پیش کریں، آپ کا دوسرا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ میں نادر خان کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 4 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ نادر خان ایک قوی الجثہ اور دراز قامت شخص تھا۔ اس نے کھرپا قلموں کے ساتھ ایک مخصوص قسم کا ہیئر اسٹائل بنا رکھا تھا، تاہم اس کے سر کے بال زیادہ لمبے نہیں تھے۔ اس کی عمر 40 اور 45 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے وٹنس باکس میں کھڑا تھا۔ جب وہ گواہی کے لیے عدالت میں پیش ہوا تو خاصا نروس دکھائی دیتا تھا۔ اس میں اور وکیل استغاثہ میں وہ میلان نظر نہیں آتا تھا جو اس رشتے کا ترہ امتیاز سمجھا جاتا ہے۔ میں کوآرڈینیشن کے اس فقدان کا سبب جانتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ جج کو بھی اس معاملے کا پورا آئیڈیا ہو چکا تھا۔ پچھلی پیشی پر بہت کچھ واضح ہو گیا تھا۔ جبھی گزشتہ پیشی پر اس نے صرف 4 دن بعد کی تاریخ دی تھی۔ گواہ حلفیہ بیان ریکارڈ کرا چکا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے اس کے پاس پہنچ گیا۔ میری توقع کے برخلاف سہولت رضوی نے نہایت ہی مختصر سی جرح کے بعد مجھے ٹرن دے دی۔ وکیل استغاثہ کے اس ماٹھے طرز عمل سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے تازیے کم و بیش ٹھنڈے ٹھار ہو چکے ہیں۔ میں جج کی اجازت حاصل کر کے استغاثہ کے گواہ کی طرف بڑھ گیا۔ خان صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ مجھے تو اچھی طرح پہچانتے ہوں گے۔ شاید وہ مجھ سے ایسے سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ آنکھیں سکیڑ کر اس نے مجھے دیکھا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، میں آپ کو نہیں جانتا، بس اتنا پتہ ہے کہ آپ ملزم کے وکیل ہیں۔ ملزم کا وکیل تو میں اس عدالت میں ہوں۔
میں نے اس کے تصور کے برخلاف خاصے دوستانہ انداز میں کہا، میں عدالت سے باہر واقع آپ کے ہوٹل کی بات کر رہا ہوں۔ میں اکثر آپ کے ہوٹل سے چائے پینے آ جاتا ہوں۔ آپ کی چائے کا اپنا ایک منفرد ذائقہ ہے اور چائے بنانے میں آپ اس قدر مگن ہوتے ہیں کہ شاید آپ نے کبھی مجھ پر دھیان ہی نہیں دیا۔ آپ کے دونوں ہاتھ مشین کی طرح حرکت کرتے ہیں، اسی انہماک کے سبب آپ نے کبھی مجھ پر توجہ نہیں دی، ورنہ آپ دیکھتے ہی فوراً مجھے پہچان جاتے۔ یہ میں نے ایک انوکھی چال چلی تھی۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، اس نے مختصر جواب دینے پر اکتفا کیا۔ میں نے کہا، لیکن آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہوں گے۔ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، خان صاحب، آپ کو اپنے بہنوئی کا بہنوئی تو اچھی طرح یاد ہوگا۔ میں فیروز خان کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں جواب دیا۔ میں نے اگلا سوال کیا، اگر آپ نے اپنے بہنوئی تقدیر خان کے بہنوئی فیروز خان کو یاد رکھا ہوا ہے تو پھر آپ فیروز خان کی بیوی یعنی تقدیر خان کی بہن کو بھی نہیں بھولے ہوں گے، اور وہ واقعہ بھی آپ کی یادداشت میں محفوظ ہوگا جب ایک رات کشور کلینک پر بل کی عدم ادائیگی کی وجہ سے مقتول ڈاکٹر عمر حیات نے فیروز خان کی بیوی زرعی گل کی طلائی بالیاں اتروا کر اپنے پاس گروی رکھ لی تھیں۔ وہ دانت پیستے ہوئے کڑوے لہجے میں بولا، میں اس واقعے کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس موقع پر زرعی گل نے میرا حوالہ بھی دیا تھا، لیکن اس درندے کو ذرا لحاظ نہ آیا اور اس نے نادر خان نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا، غالباً آپ نے مقتول ڈاکٹر کو درندہ کہا ہے؟ جی ہاں، وہ تیز بھرے لہجے میں بولا، کیا آپ کے خیال میں اس نے انسانوں والی حرکت کی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں، میں نے تائیدی انداز میں کہا، وہ ایک نہایت ہی گھٹیا اور انسانیت سے گری ہوئی حرکت تھی۔ میں تو کہتا ہوں ایسے درندوں کو پہلی فرصت میں موقع ملتے ہی تلف کر دینا چاہیے۔ میں نے اس کے اندر چھپے ہوئے ایک ایسے شخص کو باہر لانے کی کوشش کی تھی جو اس کیس میں مرد مذکور کی حیثیت کا حامل تھا۔ میرے ریمارکس پر وہ منہ سے تو کچھ نہیں بولا، تاہم اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ ڈاکٹر عمر حیات کے ذکر نے اسے آتش زیر پا کر دیا تھا۔ میں نے ایسا ظاہر کیا جیسے مجھے اچانک کچھ یاد آ گیا ہو۔ اضطراری لہجے میں نے استغاثہ کے گواہ سے پوچھا، اور ہاں خان صاحب، آپ کے ہاتھوں کا اب کیا حال ہے؟ آپ اپنی 2 انگلیوں کے علاج کے لیے کسی حکیم صاحب کی دوا کھا رہے تھے۔ آپ کے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں پھلبیری کا مرض ہے نا؟ پھلبیری؟ حکیم کا علاج؟ وہ سٹ پٹائے ہوئے انداز میں بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو سامنے لائیں۔ شاباش، میں نے پچکارنے والے انداز میں کہا، میں دکھاتا ہوں آپ کی کون سی 2 انگلیاں متاثر ہیں۔ دائیں ہاتھ کو آگے لائیں۔ میں نے اتنی خوبصورتی اور مہارت سے جال پھینکا تھا کہ وہ فوراً میری جال میں آ گیا۔ اس نے پشت پر بندھے ہوئے دونوں ہاتھ ایک جھٹکے سے کھولے اور میرے سامنے پھیلا دیے۔ میں نے سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیوں کی جڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیں خان صاحب، ان 2 انگلیوں کی جڑوں کا رنگ آپ کی مجموعی رنگت سے بہت زیادہ سفید ہے۔ یہی تو ہے پھلبیری کا مرض جس کے لیے آپ ایک حکیم صاحب۔ یہ پھلبیری نہیں ہے، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی جوشیلے لہجے میں بولا، یہ تو انگوٹھیوں کی وجہ سے نشانات بن گئے ہیں، ایسے واضح اور گہرے نشانات ہاتھ کی انگلیوں پر اس وقت نمودار ہوتے ہیں جب سال ہر سال سے انگوٹھیاں پہنی جا رہی ہوں۔ میں نے جرا کے زاویے کو اپنے مقصد پر فوکس کرتے ہوئے دھواں دھار انداز میں کہا، عدالت میں آنے سے پہلے آپ نے اپنی انگوٹھیاں کیوں اتار دی نادر خان؟ کہیں آپ کے وکیل نے آپ کو یہ تو نہیں بتا دیا تھا کہ پچھلی پیشیوں پر عدالت میں انگوٹھیوں کا کچھ زیادہ ہی تذکرہ ہوا ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا، میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، درندوں کو تلف کرنا ضروری ہو جائے تو انسان موقع محل دیکھ کر فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتا۔ اگر شٹر بھی کھلا ہوا مل جائے اور یہ بھی پتا ہو کہ درندہ گہری نیند میں ہے تو خواہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں قاتلانہ سی سرسراہٹ ہونے لگتی ہے۔ میری بات مکمل نہیں ہو پائی تھی کہ عدالت کے کمرے میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ استغاثہ کے آخری گواہ نادر خان نے کٹہرے میں سے نکل کر اچانک خارجی دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس صورتحال نے جج کو ہنگامی احکامات صادر کرنے پر مجبور کر دیا۔ متعلقہ عدالت میں شامل 2 سادہ لباس پولیس اہلکاروں نے آنے واحد میں جست بھری
اور عدالت کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی نادر خان کو دبوچ لیا۔ اس کارروائی میں کیس کے انکوائری آفیسر سب انسپکٹر امداد علی نے بھی سادہ لباس اہلکاروں کی بھرپور مدد کی۔ میری محنت نے آئیو کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ نادر خان سے اقبال جرم کرانے میں پولیس کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق انگوٹھیاں پہنے 2 مضبوط ہاتھوں نے مقتول کا گلا دبا کر اسے موت سے ہمکنار کیا تھا۔ نادر خان نے تسلیم کیا کہ وہ انگوٹھیاں بردار ہاتھ اسی کے تھے۔ مقتول نے اس کے بہنوئی تقدیر خان کی بہن زری گل کے ساتھ 25 مارچ کی رات جو طرز عمل اختیار کیا تھا وہ اسے فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ نادر خان نے اپنے اقبال جرم میں بتایا کہ وہ دن رات ڈاکٹر عمر سے انتقام لینے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، لیکن وہ اس کام کو ایسی خوبصورتی سے انجام دینا چاہتا تھا کہ کوئی بھی شک آلود انگلی اس کی طرف نہیں اٹھے۔ پھر 4 فروری کی صبح 8 بجے جب ملزم ناصر محمود گھر جانے لگا تو اس نے نادر خان کو بتایا کہ وہ کلینک کا شٹر نہیں گرا کر جا رہا کیونکہ اندر ڈاکٹر عمر حیات سویا ہوا ہے۔ ملزم کی عادت تھی کہ وہ جاتے وقت کلینک کا شٹر گراتا اور نادر خان کو بتاتا تھا کہ وہ گھر جا رہا ہے۔ نادر خان کا چائے خانہ کلینک کے بازو سے لگا ہوا تھا اور بعض اوقات نادر خان چائے کی تیاری کے دوران میں کلینک پر بھی حفاظتی نگاہ رکھا کرتا تھا۔ ایسے میں ہی نادر خان کے ذہن میں انتقام کا جو لاوا پک رہا تھا اسے اخراج کی راہ مل گئی۔ ملزم کے جانے کے بعد وہ خاموشی سے کلینک میں داخل ہوا، بے خبر سوئے ہوئے ڈاکٹر عمر حیات کو گلا گھونٹ کر زندگی کی قید سے آزادی دلائی اور شٹر گرا کر دوبارہ اپنے ہوٹل میں آ گیا۔ کلینک کا شٹر اس نے محض اس لیے گرایا تھا کہ شک کے سارے تیر ملزم کی سمت پرواز کر جائیں۔ ایسا سوچتے ہوئے وہ اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھا تھا کہ تدبیر کنند بندہ، تقدیر کنند خندہ۔ اس کائنات میں ایک ایک ذرے کے فاصلے پر کوئی ایسی قوت موجود ہے جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا مگر اس کی سب پر گہری نظر ہے، اور جب کوئی نادر خان کی طرح منصوبہ بندی کرتا ہے تو وہ قوت معنی خیز انداز میں مسکرانے پر اکتفا کرتی ہے۔ چور اور قاتل کی کہانی تو اختتام کو چھونے میں کامیاب ہو گئی، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ مقتول کو گہری نیند میں پہنچانے کا کارنامہ کس نے انجام دیا تھا۔ بالآخر یہی سوچ لیا گیا کہ مقتول ڈاکٹر عمر حیات نے سونے سے پہلے کوئی مسکن دوا لے لی ہوگی اور وہ دوا اوور ڈوز ہو گئی ہوگی۔